एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 217 यानी 217 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा आपने देखा था, यहाँ पे बड़े खतरनाक सीन चल गए थे। यहाँ पे ना एक अचानक से मतलब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई थी एक पांचवें इमॉर्टल गुहा हाउस की। अब ये इमॉर्टल गुहा हाउस मतलब आ गया तो अब शायद फेंगयुआन को दिक्कत हो सकती है, क्या हो सकता है पता नहीं। इमॉर्टल गुहा हाउस आया कहाँ से था, पहले किसी को पता भी नहीं और अचानक से टपक पड़ा था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। ईयर एंड गेट हाउस अचानक रिवर ऑफ टाइम में अपीयर हुआ। यही था वो पांचवा वाइल्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला इमॉर्टल गुहा हाउस। शॉक यहाँ पे फेंगयुआन के ग्रुप को नहीं बल्कि हेवेली कोड को लग गया। हेवेली कोड यहाँ पे कहता है, ये इमॉर्टल गुहा हाउस आया कब? ओह नो, ये रिवर सेपरेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन के साथ क्या कर रहा है? तभी दूसरा बंदा कहता है, जल्दी रोको इसे। हेवेली कोड के पास यहाँ सिर्फ 4 टाइम पाथ इमॉर्टल गुहा हाउसेस थे। ये पांचवा ईयर एंड गेट हाउस असल में नॉर्थर्न प्लान से आया था, हुआंगजिन ट्राइब का था। रैंक 8 गो इमॉर्टल के चेहरे पर भी शौक आ गया था। यहाँ पे बिंग साई चुआन हंसा। उसकी बॉडी से एकदम कोल्ड फ्रॉस्ट एनर्जी निकली। उसने दोनों हाथों से जोर से अटैक किया, इंटरनल यार्ड्स को सीधा रिवर ऑफ टाइम के बॉटम में धकेल दिया, यानी एकदम पानी में गिरा दिया, वो जो वाटर होता है वहाँ का। फेंगयुआन चिल्लाया और पूरी स्ट्रेंथ के साथ 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म पे एकदम भाई पंचेस बरसा दिए। म्यूटियोर जैसे पंचेस गिरे एकदम भैड़ भैड़ करके, क्या बताएं। प्लेटफॉर्म लगातार पीछे हटता गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन सील हो चुका था। रिवर ऑफ टाइम में एकदम डूबा जा रहा था, वो तब कंप्लीटली गायब भी हो चुका था पानी के अंदर डूब के। यहाँ पे शिंग ये वांग जो कि शार्क फ्लो लिवर पे था वो बचा हुआ था। उसका चेहरा भी बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने ईयर एंड गेट हाउस को रोकना चाहा पर लेट हो चुका था। सबके सामने ईयर एंड गेट हाउस रिवर सेपरेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन के पास पहुंच गया। गेट हाउस प्योर व्हाइट लाइट में चमकने लगा। गेट हाउस के अंदर आवाज आई। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है, ध्यान से देखो, ये मेरी 5 एलिमेंट प्रोफाउंड लाइट है। रिंग आवाज आई, जबरदस्त आवाज हुई। ये 5 रंग की रोशनी गेट हाउस से निकली और सीधा फॉर्मेशन पे गिरी। ये 5 रंग की जो रोशनी थी, यानी कलर की जो रोशनी थी, सीधा क्या सीधा मतलब रिवर करंट जैसी थी, जो आपस में ही मिलकर फॉर्मेशन के लेयर में बेंड होने लग गई। यानी एकदम होता है ना कि ब्लेंड हो जाना फॉर्मेशन में, वैसे ब्लेंड होने लग गई। एक ही मोमेंट में पूरी फॉर्मेशन में एक बड़ा सा होल बन गया। हेवेली कोड के बंदे कहते हैं, जल्दी फॉर्मेशन को रिपेयर करो। दूसरा कहता है, ये कौन सा मेथड है भाई, फॉर्मेशन बिल्कुल यूजलेस हो गई लग रहा है। रैंक 7 को इमॉर्टल जो सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे थे गुस्से और शॉक में थे। यहाँ पे फेंग जीजे की जो पुपेस थी एकदम से श्रिंक हो गई। फेंग जीजे ने कहा, ये नॉर्थर्न पेरेंट्स का रैंक 8 लोन इमॉर्टल 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर है। ये फॉर्मेशन पाथ कल्टीवेट करता है और मेटल वुड वाटर और फायर भी करता है और अर्थ को भी मिमिक करता है। यानी एक तो ये ऊपर से मतलब ये एक तो फॉर्मेशन पाथ में अच्छा खासा इसके पास दिमाग है और ऊपर से 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, तो है ही खतरनाक चीज। ये फॉर्मेशन पाथ का ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। लॉन्गेविटी हेवन ने इसे रिक्रूट कर लिया क्या, ये उसके मन में क्वेश्चन था। अटैक के बाद 5 एलिमेंट ग्रैंडमास्टर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी ऑरा बहुत वीक हो गई थी। उसकी 5 एलिमेंट प्रोफाउंड लाइट इमोर्टल फॉर्मेशन तोड़ने में सबसे स्ट्रांग थी। उसने इस मूव को काफी टाइम से प्रिपेयर किया था। एक बार उसने यूज करते ही रिवर सेपरेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन का आधा हिस्सा बर्बाद कर डाला। कोलैप्स होने के बिल्कुल करीब थी ये फॉर्मेशन। हेवेली कोड तो पैनिक में था। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि फेंगयुआन ने लॉन्गेविटी हेवन को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। फेंगयुआन को इस इन्फॉर्मेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। पहले वो इसमें फंस चुका था ना, इसलिए उसने इस बार अच्छे से प्लान बना के आया था कि इस बंदे को बता देंगे तो लॉन्गेविटी हेवन संभाल लेगा। और इसी इंटेल की वजह से, यानी इन्फॉर्मेशन की वजह से 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ने अपनी 5 एलिमेंट प्रोफाउंड लाइट को स्पेशली मॉडिफाई करा ताकि इस फॉर्मेशन की ऐसी की तैसी कर दे। और लग गए भाई एल उसके। और जैसी फॉर्मेशन टूटी, अंदर के स्टोन लोटस आइलैंड सबके सामने अब दिखने लग गए। मतलब एक ही था वैसे, तो दिखने लग गया। फेंगयुआन जोर जोर से हंसा और उसके ऊपर जंप कर गया। बूम आवाज, उसने जोर से किक मारी और 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म को रिवर में ही ढकेल दिया। बड़ी सी वेव उठी। फिर फेंगयुआन कैनन बॉल की तरह शूट हुआ और फॉर्मेशन के सीधा अंदर घुस गया, सीधा स्टोन लोटस आइलैंड की तरफ ही गया। फॉर्मेशन के अंदर के गु इमॉर्टल पैनिक में आ गए, पसीने छूट गए। वो फॉर्मेशन को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाती तो कंट्रोलर को हैवी बैकलैश मिलता और सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। इसी वजह से वो फेंगयुआन को सिर्फ देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे। फेंगयुआन कहता है, रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस। रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस कहाँ है? फेंगयुआन की आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। उसका टाइम पाथ क्लोन के प्राइमरी के अंदर स्प्रिंग ऑटम सिगाडा जोर जोर से शेक कर रहा था, क्योंकि भाई आइलैंड पे पहुंच चुका है ना, इसलिए। ये अब रैंक 7 थी। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रैंक 7 था। फेंगयुआन का पर्सनल इमॉर्टल क्लियर मूव यूज करके चेक कर रहा था कि स्टोन लोटस आइलैंड रियल है कि नहीं, वरना कहीं फिर से ट्रैप में फंस जाए। और रिजल्ट क्लियर था। ये वाला पक्की बात है, रियल था। पहला रेड लोटस टू इनहेरिटेंस से फेंगयुआन को बहुत फायदा मिला था। वो क्राइसिस से बाहर निकला था। अगर ये भी मिल गया तो उसकी ग्रोथ कितना ज्यादा हो जाएगी कुछ पता नहीं। यहाँ पे शिंग ये वांग चिल्लाया, कहता है शिंग ये वांग, फेंगयुआन यहीं रुक जा, निकलने का सोच भी मत। शार्क फ्लो लिवर मूव हुआ और फेंगयुआन के पीछे अटैक कर गया। यहाँ पे बिंग सेचुआन तुरंत ही वहां पे अपीयर हुआ फेंगयुआन को बचाने के लिए और कहता है, हैट स्कर्म्स,
मतलब वही कीड़े लोग, हट। और उसने शार्प फ्लो लीवर को एकदम से ब्लॉक कर दिया और फेंग युआन को बोला, चल भाई तू अपना काम कर। मतलब बोला नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बिंग सेचुआन फाइट करते हुए कहता है, फेंग युआन जल्दी जाओ और रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस को ले लो। फेंग युआन ने एक गहरी नज़र बाई बाई साइचुआन पर डाली। ये क्लियर था कि लॉन्गेविटी हेवन कॉर्पोरेशन में सीरियस था। फेंग युआन बिना रुके स्टोन लोटस आइलैंड में मतलब चला गया। अचानक एक और आवाज़ आई। यहाँ पे क्विंगे नाम का जो बंदा था वो कहता है, सपने मत देखो फेंग युआन। रैंक एट गो इमॉर्टल क्विंगे जो कि इंटरनल यार्ड्स के अंदर था, बिंग साई चुआन और क्विंगे वांग को बाईपास करके सीधा फेंग युआन की तरफ बढ़ गया। यानी बिंग साई चुआन और शिंगे की जो फाइट चली थी ना, शिंगे वांग की, वो आपस में फाइट कर रहे थे और इन दोनों को बाईपास करते हुए जो तीसरा बंदा था ये आ गया फेंग युआन को रोकने के लिए। ये भी रैंक एट था। लेकिन जैसे ये फेंग युआन के पास आया ना, इससे पहले ही यहाँ पे क्या आ गया, ईयर एंड गेट हाउस जो कि पांचवा इमॉर्टल गुहा हाउस था नॉर्थर्न प्लेन्स का, वो आ गया और कहता है, उसका पीछा करना है क्या फेंग युआन का? हा हा हा, पहले मुझे तो क्रॉस करके दिखा। ईयर एंड गेट हाउस अचानक से अपीयर हुआ था और क्विंगे का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। क्विंगे ने थोड़ा बहुत अपनी जो आईब्रोज था ऊपर करा और हंसी मारी और कहा, मेरा इंटरनल यास सबसे फास्ट है, ये रिवर ऑफ टाइम की वेव्स पर राइड करता है, तुम ईयर एंड गेट हाउस मुझे रोकोगे कैसे हैं? अचानक से क्विंगे का एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे उसने बोला ना रोकोगे कैसे, तभी उसका एक्सप्रेशन बदल गया था क्योंकि इंटरनल याज के अराउंड एक इमॉर्टल फॉर्मेशन बन चुकी थी जो उसने देखी भी नहीं थी। क्विंगे शॉक में बोलता है, कहता है इतने कम टाइम में टाइम पाथ फॉर्मेशन बना दी। तब उसे समझ आया कि 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट कितना हाई था। फेंग युआन कहता है, रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस अब मेरी होगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेवनली कोर्ट तो भाई क्या बोले, उसके तो लग गए थे। लॉन्गेविटी हेवन पूरा सपोर्ट दे रहा था। लॉन्गेविटी हेवन के सपोर्ट से फेंग युआन को काफी टाइम मिल गया था। वो स्टोन लोटस आइलैंड के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और उस पर कदम रखने ही वाला था, पर तभी स्टोन लोटस आइलैंड से एक फॉर्मलेस फोर्स निकली और फेंग युआन को जोर से पीछे ढकेल दिया। फेंग युआन कहता है, ये क्या हुआ बे? फेंग युआन के दिमाग में डाउट आया। फेंग युआन कहता है, मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है, जब तक क्या, जैसे ही मेरे अंदर जैसे ही मैं अंदर गया डिफेंस गायब हो जाएंगी और कोई लूप होल खुल जाएगा जिससे जिससे दूसरे फायदा उठा लें। तभी क्या होता है ना, पे बूम बूम आवाज आई, तूफान जैसे अटैक फेंग युआन के इमोरियल ईयर मंकी बॉडी पर बरसने लग गए। याद रखना, फेंग युआन अभी अपनी रियल बॉडी में नहीं, रियल बॉडी में है, लेकिन उसने ना अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है ईयर मंकी में। तो बहुत बड़ी बॉडी है तो उसके ऊपर बरस रहे थे। रियर सप्रेशन रियर कह रहा हूँ सॉरी रिवर्स सप्रेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन फाइनली स्टेबलाइज हो गई थी। डैमेज होने के बावजूद होल धीरे धीरे बंद हो रहा था। रैंक 7 को इमॉर्टल जो फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे थे अब फेंग युआन से लड़ने का टाइम निकाल पाए थे। फॉर्मेशन की वजह से फेंग युआन अब इजीली स्टोन लोटस आइलैंड के पास नहीं जा पा रहा था। ओके, तो ऐसा मत समझना कि जब फेंग युआन स्टोन लोटस आइलैंड पे कदम रखने वाला था तो उसे बाहर फेंक दिया गया। असल में स्टोन लोटस आइलैंड ने उसे बाहर नहीं फेंका, इस फॉर्मेशन ने उसे बाहर फेंका था। स्टोन लोटस आइलैंड में वो घुस सकता था, आराम से घुस जाएगा क्योंकि उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है और स्प्रिंग ऑटम सिगाडा जैसे ही अपना कुछ गेम चलाएगा वैसे ही फेंग युआन अंदर घुस जाएगा। देखो, एक तरीके से स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को, बस वो की है। फेंग युआन के पास जब तक वो है आराम से अंदर जा सकता था, लेकिन फॉर्मेशन ठीक हो गई तो फेंग युआन अंदर ही नहीं जा पाया। पहले फेंग युआन को ये लगा कि ये जो फॉर्मेशन सॉरी ये जो रेड लोटस आइलैंड है ना, इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये ओके रिपोर्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन की वजह से अंदर अंदर नहीं घुस पाया, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आगे देखते हैं। फेंग युआन आगे सोचता रहा और कहता है, ये फॉर्मेशन शायद हेवेली कोर्ट ने स्टोन लोटस आइलैंड को टारगेट करने के लिए बनाई है, शायद इसी वजह से आइलैंड मुझे रिजेक्ट कर रहा है। इसी वक्त 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर से फेंग जीजे आया और फेंग युआन के सामने खड़ा हो गया। दोनों साइड फिर से एकदम भाई आमने सामने थे। मूव्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए, सिचुएशन डेडलॉक में चली गई, दोबारा से वही फेज में आ गई जहाँ पे पहले अटक जाते थे ना ये लोग। दोनों पहले खतरनाक मॉन्स्टर थे रैंक 7 के, जीत ही नहीं पाते थे एक दूसरे से, लेकिन फेंग युआन पहले अपर हैंड में चला गया था, जीतने लग गया था। जब उसके पास एम्परर यामा था, याद होगा लांगेबलेस लैंड की फाइट में एम्परर यामा था, फेरी जीवी ने उसे आके बचाया था, वरना तो भाई निपटा देता फेंग युआन फेंग जीजे को। लेकिन अब तो दोनों ही रैंक 8 हो चुके हैं, दोबारा से सिचुएशन डेडलॉक में आ गई है, यानी एक ऐसे स्टेट में आ गई है जहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ईस्टर्न सी की साइड दिखाया जाता है। ली हुआंग आ चुका था। ली हुआंग कहता है, लॉर्ड ड्यूक लोंग को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आसमान में फ्लेम्स बिखर रहे थे, एक मस्कुलर बुढ़ा आदमी अपीयर हुआ। हेवली कोट का रेन एक तरीके से रेनफोर्समेंट था। रैंक एट गो इमॉर्टल ली हुआंग था। ड्यूक लोंग ने सर हिलाया और अपने पास खड़ी फेंग जिंग हुआंग को कंधे पर हाथ रखा। फेंग जिंग हुआंग एक गोल क्यूआई बॉल के अंदर थी, वॉल या बॉल कुछ भी मान लो, इसको प्रोटेक्शन के लिए थी, और ली हुआंग की तरफ उसको शूट कर दिया कि जा तू उधर। ड्यूक लोंग कहते हैं, हुआंगर को प्रोटेक्ट करना, अगर उसे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ली हुआंग। ली हुआंग ने सीरियस फेस के साथ बोला। ली हुआंग कहता है, चिंता मत कीजिए ड्यूक लॉन्ग, मेरी
मतलब मेरे वेदांत सन फ्लेम क्लॉक के साथ कौन फेंग जिंगवांग को छू सकता है? ड्यूक लोंग ने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, आसमान की तरफ देखा। फेंग जिंगवांग को प्रेडिक्ट करते हुए थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो गया था और ड्रैगन पैलेस पहले ही उड़ चुका था। ड्यूक लोंग मुस्कुराया, वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। याद नहीं हो तो मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ, ड्यूक लोंग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा है लड़ाई के अंदर। बस वो फेंग जिंगवांग को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस वजह से उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, अदरवाइज़ कोई एफर्ट नहीं लगा रहा ड्यूक लोंग। अगर उसने अब एफर्ट लगाया तो इनमें से कोई बचेगा भी नहीं। आगे देखते हैं, ड्यूक लोंग अब शायद कुछ करने वाला है। ड्यूक लोंग ने भाई उसने अपने मतलब हाथों को बंद करा, अब वो कहता है अब आ चुका है एक्शन का टाइम। अगले ही मोमेंट वो वहाँ से गायब ही हो गया। ड्रैगन पैलेस को फिर से क्विंग ये ने ब्लॉक कर दिया था, जबकि रैंक 8 गो इमॉर्टल आपस में लड़ रहे थे। क्विंग ये अन कहता है मौका निकल जाएगा, मुझे अभी चांस पकड़ना होगा, इसे लेना होगा। इतने दिन की लड़ाई के बाद उसे अपना 4th चांस मिला था इसे दोबारा से मतलब कुछ करने का, पाने का। जैसे ही कुंगे अन्य ड्रैगन पैलेस के पास पहुंचने ही वाला था, एक बहुत ही भयानक, ऐसा मान लो कुछ खतरनाक एकदम भयानक लेवल की इंटेंस फोर्स आई और डेथ ऑरा ने उसे ऑलमोस्ट एकदम सांस लेने से ही रोक दिया। ऐसा लगा सांस ही चली जाएगी। उसने तुरंत ही मुड़ के अटैक झेला और ब्लॉक कर लिया। पर भाई बहुत भाई मुँह से खून निकल गया, एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं अभी तो मैं मर ही जाता। क्वीन एकदम गुस्से में चिल्लाया, कहता है कि कौन, कौन-कौन? तब उसे पता चलता अबे ड्यूक लोंग तुम हो। ड्यूक लोंग भाई आसमान में एकदम भाई एकदम बहुत शांत तरीके से खड़ा था। उसके हौंस पर्पल गोल्ड लाइट में चमक रहे थे, बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका बॉडी पत्थर जैसा सॉलिड था और ड्रैगन पल्स में एकदम कोल्डनेस छाई हुई थी। क्वीन ने मुश्किल से अपना बैलेंस संभाला, काउंटर अटैक करने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके भाई सीने से ड्रैगन शेप्ड क्यूआई निकली और वो फट गई और बूम! लो भाई इसका भी काम शायद खत्म। आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी पर क्विंग येन की डिफेंस मतलब कागज़ की तरह फट गई थी। वो डिसबिलीफ और डर के साथ ड्यूक लोंग को देखते हुए पीछे हटा। उसका भाई खून बहे जा रहा था, रिब्स उसके टूट चुकी थी, सीना ऑलमोस्ट भाई फट उखड़ ही चुका था। दिल और लंग्स तक दिख रहे थे उसके। और यहाँ पे सॉन्ग क्यूआई युआन चिल्लाया। सॉन्ग क्यूआई युआन कहता है, ड्यूक लोंग ये ले तू। यहाँ पे ज़ांग यिन भी कहती है, ये इमॉर्टल हाउस मेरी है। यहाँ पे सॉन्ग क्यूआई युआन और ज़ैंग यिन दोनों ने उड़कर आए। एक आई अपनी इमॉर्टल हाउस लेके, दूसरा आया अपना एक खतरनाक अटैक लेके। दोनों आए, दोनों ने टेम्परेरी एक दूसरे से लड़ना छोड़ दिया था और मिलकर ड्यूक लोंग के सामने आ गए थे। ड्यूक लोंग ने कैजुअली स्माइल करा और रोर किया। ड्रैगन की भाई दहाड़ इतनी खतरनाक गूंजी कि सॉन्ग क्यूआई युआन और ज़ैंग यी दोनों कंफ्यूज और शॉक में एक दूसरे के मतलब साथ में ही आ रहे थे लड़ने के लिए। पहले तो आपस में लड़ रहे थे लेकिन अब साथ में आ रहे थे। एक का इमॉर्टल हाउस जाके पीछे गिरा जाके और दूसरा बंदे का जो अटैक करने जा रहा था सॉन्ग वाला, वो भी पीछे जाके गिरा। दोनों को भाई हेवी इंजरीज हो गई सिर्फ दहाड़ से ही। उन्हें समझ भी नहीं आया कि कौन-सा मूव लगा, कैसे लगा, बस भाई हालत खराब थी। बाकी रैंक 8 को इमॉर्टल भाई घबरा गए। बंदे कहते हैं भाई सावधान रहो, अब ड्यूक लोंग फुल पावर यूज़ कर रहा है। ये ही उसकी असली स्ट्रेंथ है। सब मिलकर अटैक करो, इसे जीतने मत दो, हमें साथ आना पड़ेगा। ड्यूक लोंग की प्रेज़ेंस सब रैंक 8 को इमॉर्टल को भाई डेंजर फ़ील करवा रही थी। सबने मिलकर उसे ही टारगेट कर दिया। ड्यूक लोंग ने गहरी साँस ली और आँखें बंद कर ली। वो हिला भी नहीं। जैसे ही किलर मूव उसके पास आए, यानी जिन लोगों ने भी अटैक करा था सबके किलर मूव उसके पास आए, उसने अचानक अपनी आँखें खोली। ड्यूक लोंग कहता है इमॉर्टल किलर मूव क्यूआई इनग्लफिंग माउंटेन एंड रिवर्स। और फिर तभी क्या हुआ, सब रैंक 8 को इमॉर्टल भाई काँप उठे। हर तरफ से उन पर इतना भयानक प्रेशर पड़ा। होता नहीं वो जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब बंदे के ऊपर पड़ता है तो बंदा घुटने के बल आ जाता है। औकात ही नहीं होती खड़े होने तक की। वही प्रेशर, सेम वही प्रेशर सबके ऊपर पड़ रहा था। और सिर्फ़ वही नहीं, उनके किलर मूव जो ड्यूक लोंग के ऊपर आ रहे थे आसमान में ही, भाई एकदम जैसा उनके ऊपर समुंदर पड़ गया। किलर मूव के भी प्रेशर पड़ा और सारे किलर मूव भी भाई प्रेशर में आ गए। कई किलर मूव तो कोलैप्स ही हो गए। रैंक 8 गो इमॉर्टल और ड्रैगन पैलेस सब अपनी-अपनी जगह पर ही रुक गए और पानी में ही गिर गए, क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा लगा कि दुनिया ही शांत हो गई, एकदम साइलेंस छा गई थी अटैक से। सिर्फ़ ड्यूक लोंग आसमान में खड़ा था और सारे बंदे उसके नीचे थे। मतलब जो अब कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं है, सब पानी में डूबे ही पड़े हैं, कोई औकात ही नहीं है ऊपर आने की किसी की। नीचे गिरते हुए इमॉर्टल्स भाई कोल्ड नज़रों से ड्यूक लोंग को देख रहे थे। ड्रैगन पैलेस की इस बैटल में उसने फाइनली अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा दी थी ड्यूक लोंग ने। सूडो इमॉर्टल वल्नरेबल लेवल की पावर से उसने सबको सप्रेस कर दिया था और अपर हैंड ले लिया था। ऐसे ही थोड़ी ना क्वासी रैंक 9 कहते हैं भाई को। रैंक 8 को इमॉर्टल चिल्लाए, मारो इसको, मारो ड्यूक लोंग को, मैं तुम्हें मार दूँगा ड्यूक लोंग, मुझे यकीन नहीं है कि तुम हम सबको हरा सकते हो। कुछ ही सांसों के टाइम बाद में समुद्र से भी बड़ी वेव्स उठी। बेइज्जती झेल चुके रैंक 8 को इमॉर्टल ने मिलकर ड्यूक लोंग पे फुल पावर से अटैक करा। और देखो हल्के में मतलब रैंक 8 बंदे हैं भाई, ये भी ऐसे ही तो नहीं, सुपर पावर कहा जाता है इन रैंक 8 वालों को। ये रैंक 9 के बाद इनका ही नाम आता है।
और यहाँ पे एक रैंक 8 नहीं है, बहुत सारे रैंक 8 है, कुछ तो इमॉर्टल को हाउस लेके भी खड़े हैं, इसलिए बेइज्जती हो गई थी गंदी वाली। ड्यूक लॉन्ग ने भाई एकदम कोल्ड सी स्नॉट मारी, ऐसे हँ करा और उसकी ड्रैगन टेल निकल के आई और बॉडी स्किल से कवर हो गई और हॉर्न्स एकदम तलवार जैसे शार्प हो गए। याद है तुम्हें ये वैसा दिख रहा है जब इसकी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से लड़ाई हुई थी, और एक थंबनेल में देखा होगा, इसके ठीक सामने ड्यूक लॉन्ग अपना हाथ आगे करा था पर्पल माउंटेन को पकड़ने के लिए, वैसे फॉर्म में ये बड़ा खतरनाक लग रहा था। और देखते आगे फेंग सॉरी कह रहा हूँ, ड्यूक लॉन्ग ने अपना मुंह खोला और एकदम खतरनाक दहाड़ मारी और इमॉर्टल किलर मूव ड्रैगन रोरिंग वेव यूज करी। फिर उसका बॉडी ब्लिंक करता हुआ इधर से उधर होने लगा, वो एनिमीज के पास अपीयर होता और भाई एकदम मुक्कों से चेहरे तोड़ देता, क्लॉथ से डिफेंस फाड़ देता और पूरे एरिया में खून, भाई खून ही खून, तूफान मचा देता खून खून का। ईस्टर्न सी के रैंक एट कोई मॉडल उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे, गुस्से और शौक दोनों में थे। वो अपने किलर मूव यूज़ ही करते रह गए, लेकिन सारे के सारे किलर मूव ब्लॉक हो जा रहे थे वरना खत्म हो जा रहे थे और ड्यूक लॉन्ग से भाई कुत्ते की तरह पिट रहे थे। इतने टाइम में ड्यूक लॉन्ग ने सिर्फ फेंग जिंगवांग को प्रोटेक्ट नहीं किया था, बल्कि ईस्टर्न सी के रैंक एट के जितने भी मेथड थे, सबकी वीकनेसेस को भी समझ लिया था। ईस्टर्न सी के रैंक एट गुस्से में चिल्लाए, बुड्ढे शैतान बहुत हो गया तेरा, मेरा फैटल किलर मूव झेल, इसे रोक लो, मेरे पास और भी स्ट्रॉन्ग मेथड हैं। इमॉर्टल किलर मूव क्यूआई एनग्लफिंग माउंटेन एंड रिवर, दोबारा से ड्यूक लॉन्ग ने वही यूज करा और पफ पफ आवाज आई। अगले ही मोमेंट ईस्टर्न सी के रैंक एट फिर से पहाड़, भाई एकदम होता है ना कि पहाड़ जैसा प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, प्रेशर पड़ते ही सीधा समुद्र में वापस गिर गए, एकदम भाई टपक रहे थे नीचे, टट्टी की तरह नीचे गिर रहे थे। बहुत गंदी हालत हो गई थी यार इनकी। एक बंदे ने बोला भी ना, ईस्टर्न का एक रैंकेट गुस्से में चिल्लाया था कि बुड्ढे शैतान बहुत हो गया, मेरा फैटल किलर मूव झेल, लेकिन उससे पहले अपने ड्यूक लॉन्ग ने बोला, इसे रोक लो पहले, मेरे पास और भी स्ट्रांग मेथड है। यहाँ पे भी ड्यूक लॉन्ग ने एक ही अटैक करा है, क्यूआई इनग्लफिंग माउंटेन एंड रिवर्स और वो रोर वाला, बस यही दो अटैक करके इनकी ऐसी की तैसी कर दी थी उसने। बैटल का पूरा टेम्पो ड्यूक लॉन्ग के कंट्रोल में था, उसका बैटल एक्सपीरियंस भाई समुद्र जैसा गहरा था, इतना गहरा कि इसी गहरे समुद्र में सबको डुबा दिया भाई उसने। ड्यूक लोंग यहाँ पे कहता है आओ। ड्यूक लोंग अचानक से ड्रैगन पैलेस के ऊपर अपीयर हुआ, एक जबरदस्त सक्शन फोर्स निकली। रैंक 8 इमॉर्टल को हाउस ड्रैगन पैलेस पूरी ताकत से रेसिस्ट कर रहा था, फिर भी धीरे धीरे ड्यूक लोंग के पैंथम प्राइमेसी की तरफ खिंचता चला गया। ये देखकर बाकी रैंक 8 गो इमॉर्टल भी आ गए, अपने क्लेमो ड्यूक लोंग पर चला दिए। ड्यूक लोंग हल्की सी सांस ली और तुरंत ही वो गायब हो गया। बिना किसी रुकावट के ड्रैगन पैलेस समुद्र से बाहर निकलकर फिर से आसमान में उड़ गया। ईस्टर्न सी के रैंक 8 उसका पीछा करने ही वाले थे कि ड्यूक लोंग फिर से आसमान में अपीयर हुआ और रास्ता ब्लॉक कर दिया। ड्रैगन की भाई दहाड़ गूंजी, ड्यूक लॉन्ग बिजली की तरह से मूव कर रहा था, रैंक के इमॉर्टल के बीच से ब्लिंक करता हुआ निकल रहा था और भयानक बैटल से लगातार धमाकेदार अटैक ही अटैक हो जा रहे थे। और यहाँ पे कभी अपनी वो टेल से अटैक कर रहा है, कभी पंचों से अटैक कर रहा है, क्लॉज, यानी हर तरीके से अटैक हो रहा था, जैसे नॉन स्टॉप थंडरस्टॉर्म एकदम बरस रहे हों। और इसी बीच सब लोग इसमें फंस रहे थे, यानी और इसी मतलब फंस भी रहे थे, और यहाँ पे जो सुनामियाँ उनामियाँ उठ रही हैं, सब चीज़ों से तो जो भी जीव थे यहाँ पर वो सब भी मर रहे थे। फेंग जिंगवांग को बर्डन ना होने की वजह से ड्यूक लॉन्ग ने अपनी भयानक बैटल स्ट्रेंथ दिखा दी थी, यानी पहले तो बर्डन फील हो रहा था ना उसको, क्योंकि फेंग जिंगवांग का भी सहारा मतलब करना पड़ रहा था उसको, इसलिए वहाँ मौजूद कोई भी, लिटरली कोई भी भाई ईस्टर्न सी का कोई बंदा टक्कर नहीं दे पा रहा था ड्यूक लॉन्ग को। लेकिन ईस्टर्न सी के रैंक एट गो इमॉर्टल सबके सब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले थे, सबके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स थे। चाहे ड्यूक लॉन्ग ने मतलब एक तक कितना ही मतलब अटैक कर दियो, कितनी खतरनाक अटैक कर रहे हो, कितनी बुरी तरीके से लोग हार रहे थे, पर उनकी जान खतरे में नहीं थी। पहले वो एक दूसरे से सावधान रहते थे, पर ड्यूक लॉन्ग के सामने वो परफेक्टली कोऑपरेट कर रहे थे। इसी तरह ईस्टर्न सी के राइटियस पाथ, डेमोनिक पाथ और लोन कल्टीवेटर सब मिलकर ड्यूक लॉन्ग से लड़ रहे थे। ड्यूक लॉन्ग पर प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ने लग गया। पहले जो वो एक तरीके से आउटबर्स्ट कर रहा था, एकदम सबको दबा रहा था, उसने सबको सप्रेस कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ छुपा रखी थी और एक ही अटैक में सबको ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। पर जैसे-जैसे फाइट आगे बढ़ी, ईस्टर्न सी के गो इमॉर्टल उसके मेथड समझने लग गए। उन्होंने काउंटर्स और तरीके भी निकालना शुरू कर दिए। इस दुनिया में कोई भी इनविंसिबल गो इमॉर्टल या इनविंसिबल किलर मूव नहीं होता। सिर्फ इनविंसिबल इमॉर्टल गो नहीं होते, ना तो इनविंसिबल इमॉर्टल किलर मूव होते हैं। यानी इमॉर्टल गो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई इमॉर्टल किलर मूव से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो क्या? इमॉर्टल गो मास्टर से। एक मास्टर कैसा है, वही सब डिसाइड होता है कि क्या आगे रिज़ल्ट निकलेगा। हर इमॉर्टल किलर मूव चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उसके फ़ायदे भी होते हैं और एक तरीके से कमज़ोरियाँ भी होती हैं। ड्यूक लॉन्ग बहुत पावरफुल था, कोई भी ईस्टर्न सी का रैंक रेट उसके बराबर नहीं था, पर सिचुएशन स्पेशल थी। सब वो इमॉर्टल्स जितने भी थे, इमॉर्टल को हाउस के लिए लड़ रहे थे और कोई भी जान मौत की लड़ाई नहीं चाहता था। इमॉर्टल घोस्ट लगातार बैटलफ़ील्ड में इधर से उधर उड़ रहे थे। इस वजह से ड्यूक लोंग एक फ़िक्स बैटलफ़ील्ड बनाकर उसी में ही एक तरीके से उन्हें ट्रैप नहीं कर पा रहा था। मतलब उसे करना ये था कि सबको ट्रैप करना है, टाइम बाय करना है और लेके भाग जाना है इस ड्रैगन पैलेस को।
लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि अब ये सारे लोग अपने साथ में कॉर्पोरेट करके ड्यूक लोंग से फाइट कर रहे हैं ना, इसलिए ड्रैगन क्लॉस तूफान जैसे भाई घूमने लग गए। कई इंस्टेंसी के रैंकेट पीछे ढकेल दिए गए इस ड्रैगन क्लॉस से। ड्यूक लोंग ने मौका देखकर ड्रैगन पैलेस से टकरा कर उसे एकदम पकड़ने की कोशिश की। तुरंत ही दो बड़े पैंथम ड्रैगन क्लॉस निकले और ड्रैगन पैलेस को जोर से एकदम पकड़ लिया। ड्रैगन पैलेस जोर से कांपने लगा। पैंथम ड्रैगन क्लॉस तोड़ दिए गए। फिर से वो निकल के भाग गया ड्रैगन पैलेस। ड्यूक लोंग ने सांस भरी। ये सीन पहले भी कई बार हो चुका था। ड्रैगन पैलेस को लेना आसान नहीं था। पहले कंपिटिटर्स को हटाना पड़ता, फिर एक तरीके से सबड्यू करना पड़ता ड्रैगन पैलेस को। आखिर ड्रैगन पैलेस एक रैंक 8 इमॉर्टल को हाउस था, उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। ड्यूक लॉन्ग कई कोशिशें कर चुका था लेकिन फेल हो चुकी थी सारी कोशिशें भी। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल्स जो थे आपस में ही बात करने लग गए। एक बंदा कहता है ड्यूक लॉन्ग बहुत स्ट्रांग है, अब हम क्या करें? जब वो सीरियस होता है हम ड्रैगन पैलेस के पास भी नहीं जा सकते। फिलहाल सिर्फ ड्यूक लॉन्ग ही एक तरीके से ट्राई कर रहा है। अच्छा है कि इमॉर्टल हाउस खुद काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे चलता रहा तो काम खराब हो जाएगा। ड्रैगन पैलेस का रेसिस्टेंस कम हो रहा है। आखिर ड्यूक लॉन्ग इसे ले मतलब ड्यूक लॉन्ग इसे ले ना ले। यानी इन सबके मन में यही थॉट्स आ रहे थे कि देखो ड्यूक लॉन्ग जो है ना वो कोशिश कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है। लेकिन कब तक वो फेल होगा? किसी ना किसी टाइम पे वो ड्रैगन क्लॉ को पकड़ मतलब ड्रैगन क्लॉ से उस ड्रैगन पैलेस को पकड़ेगा और अंदर समा लेगा, सबड्यू कर लेगा और ये लोग बस देखते रह जाएँगे। अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं और ड्यूक लॉन्ग भी कोशिश कर रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है। हिस्टन के सभी मॉडल एक तरीके से इंजर्ड थे। वे एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि अपना-अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करें। रैंक 8 तक पहुँचने के बाद कौन-सा कोई इमॉर्टल बिना सीक्रेट ट्रम्प कार्ड के होता है? हर किसी के पास अपने ट्रम्प कार्ड्स तो होते ही हैं। ये इमॉर्टल क्लर मूव या बहुत पावरफुल एक तरीके से कोई मूव या कोई मिस्टीरियस चीज़ें, बहुत चीज़ें थी इनके पास। पर कोई भी उन्हें ना अभी दिखाना नहीं चाह रहा। उनके मन में एक थॉट आ रहा है कि अभी नहीं दिखाएँगे। इस कॉम्प्लेक्स बैटल में किसी को कोई भी श्योर नहीं था कि उसका मूव फेल होगा या क्या होगा। जितना स्ट्रॉन्ग किलर मूव उतना बड़ा बैकलैश भी लग सकता है। यहाँ तक कि ड्यूक लॉन्ग भी अपना ट्रिपल क्यूआई रेस्ट्रिक्शन किलर मूव यूज़ नहीं कर रहा था। ये नहीं कि वो यूज़ नहीं करना चाहता, पर रिस्क बहुत ज़्यादा था। वो खुद को क्रिपल भी कर सकता था। पहले जब उसने पर्पल माउंटेन ट्रूमनाक से फाइट की थी, तब उसने बार-बार टेस्ट किया था। जब श्योर हो गया कि एनिमी के पास मेथड्स नहीं हैं, तब जाकर उसने ट्रिपल क्यूआई रेस्ट्रिक्शन यूज़ करा ताकि अगर कोई बंदा मान लो कि इसके पास कोई डिफेंसिव किलर मूव हो बहुत तगड़ा वाला और इसने ट्रिपल क्यूआई मेथड यूज़ कर लिया, तो भाई डिफेंस तो उसे ब्लॉक कर देगा और अगर ब्लॉक हो गया तो भाई बैकलैश लगेगा और ट्रिपल क्यूआई का बैकलैश से भाई ड्यूक लॉन्ग तो क्रिपल्ड हो जाएगा। इसलिए जब पर्पल माउंटेन से फाइट हो रही थी, इस टाइम पे उसने अच्छे से कन्फर्म कर लिया कि सामने वाले के पास ना कोई भी डिफेंसिव मूव नहीं है। और जब कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई सामने वाले के पास कोई शील्ड ही नहीं है, डिफेंस ही नहीं है, तो अब से पावरफुल अटैक कर दो और एक ही बार में वन शॉट मार दो, जो उसने करा भी था लास्ट में पर्पल माउंटेन के साथ। अभी अगर ड्यूक लॉन्ग ने मूव यूज़ किया और एनिमी उसे काउंटर कर गया तो क्या होता? हो जाता गेम इसका भी। ईस्टर्न सी के रैंक एट ज़्यादा थे और सबके फाउंडेशन डीप थे। कौन जानता है कि उनके पास कौन-सा हिडन मेथड होता? और एक तरीके से हिडन किलर मूव और छुपाए हुए अटैक सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और वो लोग बस अभी यहाँ पे पिट इसलिए रहे हैं ना क्योंकि वो यूज़ नहीं करना चाह रहे। इतने लोगों के सामने उन्होंने अपना किलर मूव यूज़ कर दिया है, सीक्रेट यूज़ कर दिया, तो भाई फिर वो तो एक्सपोज़ हो गया और फिर दूसरे लोग उसका काउंटर ढूँढ लेंगे और यहाँ पे भले उसके साथ ही अभी साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ ही नहीं मतलब आपस के लोग ईस्टर्न सी के ही लोग साथ में कोऑपरेट करके फाइट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फाइट खत्म होगी, भाई ईस्टर्न सी में वापस से दुश्मन बन जाएँगे एक-दूसरे के। इसलिए भी कोई भी अपना ट्रम्प कार्ड एक्सपोज़ नहीं करना चाह रहा था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है रिवर ऑफ टाइम के अंदर। फेंगयुआन यहाँ पे यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव समर फैन। फेंगयुआन अभी भी इमोरियल ईयर मंकी फॉर्म में था। उसका किलर मूव सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया था। उसने आगे की स्पेस की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक एक बड़ा-सा फैन अपीयर हुआ, लंबे हैंडल के साथ जो उसके हाथों में था। फेंगयुआन कहता है, "बिंग साइचुआन, साइड हो जाओ।" फेंगयुआन की भाई कमर एकदम घूमी और जो मतलब हाथ एकदम घुमाए, स्ट्रेंथ जमा करके फैन को पकड़ा और फैन को पूरी ताकत से एकदम ऐसे साइड से घुमा के सीधा मारा एकदम एक स्लैश टाइप का और वूश आवाज़ आई। तेज़ हवा का तूफान उठा। स्टॉर्म ने 3 ऑटम येलो क्लेन प्लेटफ़ॉर्म और साथ में शार्क फ्लोर लीवर ये जो भी 2 इमॉर्टल हाउस थे, एक ही टॉर्नेडो में दोनों को लपेट दिया और घसीट कर सीधा का सीधा रिवर ऑफ टाइम में जो ये बहती है ना ये नदी टाइप की, इसी के अंदर सप्रेशन डाल दिया और लोटस सीलिंग फॉर्मेशन के बाहर ढकेल दिया। मतलब ये जो फॉर्मेशन थी इनके बाहर ढकेल के पानी में गिरा दिया। इन 2 इमॉर्टल हाउसेस को फॉर्मेशन से बाहर फेंकवा दिया था। मतलब सबसे आयरॉनिक बात तो ये लग रही है यार, इमॉर्टल किलर मूव उसका ना फॉर्मेशन को मतलब एक तरीके से बायपास करके लग रहा है इनके ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अचानक क्रिटिकल मोमेंट पर फेंग जीजे और क्विंग ये वांग ने अपने इमॉर्टल हाउसेस से बाहर निकले और सीधा फेंग युआन और बिंग साई चुआन पर चार्ज किया। चाहे वो टाइम पाथ कल्टीवेट नहीं करते हों, पर रिवर सप्रेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन टूटी नहीं थी। फॉर्मेशन के अंदर टाइम पाथ सप्रेस हो रहा था, जबकि बाकी पाथ और स्ट्रांग हो गए थे। यानी फॉर्मेशन के अंदर ये लोग अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं फेंग जीजे और ये क्या नाम है इसका? सिंग वाई अरे यार! शिंग ये वांग।
हेवेली कोर्ट ने रैंक 7 को इमॉर्टल एलीट भेजे थे। सब मिलकर रिवर्स सप्रेशन सीलिंग जो फॉर्मेशन थी ना, उसको काफ़ी हद तक रिपेयर भी कर दिया था। होल अभी भी था बट काफ़ी छोटा हो चुका था। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर जल्दी से प्रोफाउंड लाइट को दोबारा से यूज़ करो। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ईयर एंड गेट हाउस के अंदर था। वो कहता है अभी पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट टाइम में दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। फॉर्मेशन काफ़ी मॉडिफाई हो चुकी है और पहले वाली प्रोफाउंड लाइट अब यहाँ पे काम नहीं करेगी। तब यहाँ पे यूज़ होता है इमॉर्टल किलर मूव सॉन्ग वॉरियर। फेंग जीजे की बॉडी से 4 सॉन्ग वॉरियर निकले और फेंग युआन को भाई घेर लिया। यहाँ पे शिंग येवांग स्ट्रेट से कवर होके बिंग शाइचुआन के हेजहॉग जैसे एकदम स्टैब करने लगा, यानी पीछे से आके एकदम स्टैब करना, पीछे से आके मारना और ऊपर से अटैक करना, इधर मतलब मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करना। बिंग सैचुआन और फेंग युआन ने एक दूसरे को देखा, एनिमीज छोड़कर सीधा रिवर सप्रेशन लोटस फॉर्मेशन को टारगेट किया। ये बेस्ट स्ट्रेटजी थी। फॉर्मेशन टूट गई तो फेंग जीजे और ये शिंग ये वांग को अपने इमॉर्टल हाउसेस में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये बाहर आके फाइट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेशन की वजह से जो फॉर्मेशन वाला डोमेन है इसके अंदर ये लोग अपनी पावर को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो रिवर ऑफ टाइम में अपना टाइम, ये टाइम पाथ के है नहीं तो दिक्कत हो रही है इनको। लेकिन फॉर्मेशन के अंदर जो डोमेन है इसमें आराम से यूज़ कर पा रहे हैं अपनी पावर, और अगर फॉर्मेशन टूटी तो इनके तो लग जाएँगे। इनको वापस से इमॉर्टल हाउस के अंदर जाना पड़ेगा और इमॉर्टल हाउस के तो वैसे ही लगे पड़े हैं। तो जीत जाएगा फेंग युआन अगर ऐसा होता है तो, फॉर्मेशन टूटी तो। सब कुछ फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। पेन जीजे और शिंग ये वांग ने रोकने की कोशिश की। साइड से 5 11 ग्रैंडमास्टर ने फॉर्मेशन से इंटरनल यार्च कुंगे को ट्रैप किया था और हैवी फाइट में फॉर्मेशन जोर-जोर से हिलने लग गई थी। क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। फेंग युआन और बिंग साइचुआन अटैक कर रहे थे। तभी 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म और शार्प फ्लो रिवर वापस आ गए। ये दोनों चीज़ें गिर गई थी ना वापस से रिवर ऑफ टाइम की जो पानी है, जो नदी है उसके अंदर, लेकिन ये दोनों वहाँ से उठ के वापस आ गई। फेंग युआन और लॉन्गेविटी हेवन यहाँ पे अब थोड़ा बहुत दबने लगे थे। बिंग साइचुआन थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी में कहता, फेंग युआन अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे क्या? फेंग युआन की आँखों में लाइट चमकी। वो एकदम कोल्ड टोन में बिंग साइचुआन के पास गया और बिंग साइचुआन ने हाथ फैलाए। बोल्ट शेप्ड लाइट शील्ड बना और दोनों को कवर कर गया। इस डिफेंसिव मूव में जो भी हिट करे टाइम फ्रीज़ हो जाता। यहाँ पे फेंग जीजे और शिंग ये वांग कहता है ब्रेक इट, इस मूव को तोड़ो इससे पहले कोई दिक्कत हो। दोनों इमॉर्टल हाउसेस के अटैक शील्ड पर लगे और सब कुछ फ्रीज़ हो गया। कलरफुल अटैक्स हवा में अटक गए। सीन एकदम डार्ज़लिंग था, जैसे टाइम रुक गया हो। बिंग साइचुआन एकदम भाई दाँतों कस के शील्ड को सँभाल रहा था। टाइम पास सप्रेस था। उसके सामने 2 रैंक 8 इमॉर्टल प्लस 2 इमॉर्टल हाउसेस थे। प्रेशर बहुत फ़ील कर रहा था बिंग साइचुआन। इसी मोमेंट पर फेंग युआन को चांस मिल गया। उसने इमोरियल ईयर मंकी फॉर्म कैंसल किया और एम्परर यामा एक्टिवेट करा। बैटल में पहली बार उसने टैक्टिक चेंज करके प्रॉपर एक तरीके से चांस मिला था, तो इस बार वो यूज़ कर पाएगा, क्योंकि वो लोग डोमेन के अंदर हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एनिमी ही अपना पावर यूज़ नहीं कर सकता। इस डोमेन के अंदर साथ फेंग युआन भी अपनी टैक्टिक को चेंज कर सकता है और दूसरे मूव यूज़ कर सकता है टाइम पाथ के अलावा। एम्परर यामा बनने के बाद उसकी ऑरा वीक से स्ट्रॉन्ग हो गई और फिर टेरिफाइंग हो गई। फेंग जीजे और शिंगे वांग अलर्ट हो गए। इमॉर्टल किलर मूव लुओपो सील यहाँ पे यूज़ होती है फेंग युआन की। बिंग साइचुआन कहता है केयरफुल, उसने सील हटा दिया था और आगे बढ़ा। फ्रोजन अटैक छूट गए। बिंग साइचुआन आगे खड़ा हो गया। फेंग युआन के लिए रास्ता बनाया। फेंग युआन ने लुओपो सील पकड़ा और अटैक झेलता हुआ सीधा शिंगे वांग की तरफ चार्ज करा। शिंगे वांग पीछे हटा। फेंग जीजे की साइड से घूमकर बैक अटैक करने लगा। तब फेंग युआन एकदम भाई कोल्ड तरीके से हँसा और अटैक सीधा लुओपो सील को रिवर्स सप्रेशन लोटस फॉर्मेशन पे ही फायर कर दिया। पहले सबको ऐसा लग रहा था कि शिंगे वांग को फेंग युआन मारने जा रहा है और शिंगे वांग भाई ये इसके पीछे भाग गया, क्या कहते हैं, फेंग जीजे के पीछे आके छुप गया कि ले इसको मार पहले फेंग जीजे को। लेकिन असल में पता चलता है कि क्या ये अटैक जा रहा था भाई फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए और बूम आवाज़ आई, फॉर्मेशन भाई रुक गई। अंदर के कई रैंक 7 को इमॉर्टल भाई वहीं पे उसी स्पॉट में मर गए। प्रेशर हट गया। रिवर ऑफ टाइम का जो पानी था ज़ोर से एकदम भाई क्रैक्स के अंदर फ़िल होने लग गया। फॉर्मेशन टुकड़ों में टूटने लगी। 5 एलिमेंट ग्रैंडमास्टर शॉक्ड हो गया। लुओपो सील ने डायरेक्टली कोर हिट किया था और कोर इमॉर्टल वुड डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसे डिड्यूस किसने किया था? इससे पहले ही बूम आवाज़ आई। फेंग जीजे का अटैक फेंग युआन पर लगा। फॉर्मेशन तोड़ने में बिज़ी होने की वजह से फेंग युआन ने डायरेक्ट हिट झेला था। एम्परर यामा फॉर्म में भी वो 3 बार भाई मुँह से ब्लड थूक चुका था। काफ़ी सोल पाथ गू भी मर गए थे। मल्टीपल इमॉर्टल गू भी इंजर्ड हो गए थे। फॉर्मेशन के बिना बैटलफील्ड थोड़ा-सा पलट गया था। फेंग युआन और बिंग साइचुआन फिर भी अपर हैंड में आ गए थे, क्योंकि अभी तो इनके पास ही रोला जमेगा, क्योंकि फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हो गया है ना काम फॉर्मेशन का, इसलिए। थोड़ी देर बाद फाइट के बाद ना फॉर्मेशन सिर्फ अब 1 1 एंड 3 साइज़ की, मान लो अगर 3 हिस्से हैं किसी चीज़ के, तो उसके 2 तबाह हो चुके हैं, बस 1 ही हिस्सा बचा है। बचे हुए रैंक 7 को इमॉर्टल बस स्ट्रगल कर रहे थे। उनके अंदर होप नहीं बची थी। उनको पता था कि अब तो ये गए लोग। फेंग युआन कहता है कवर मी। बिंग साइचुआन ने बॉल शेप्ड शील्ड बनाया। फेंग युआन ने एम्परर यामा कैंसल करके फिर से इमोरियल ईयर मंकी में बदल गया। फेंग जीजे कहता है मुझे भी कवर करो। तुरंत ही शिंगे वांग ने दोनों इमॉर्टल हाउसेस से फेंग जीजे को भी सराउंड कर लिया। अब यहाँ पे यूज़ होता है इमॉर्टल किलर मूव एसिमिलेशन वाइंड, वो भी फेंग जीजे के द्वारा। और रिस्क लेके फेंग जीजे ने जो वर्ल्ड का नंबर 1 खतरनाक वाइंड बुलाया है जो सब चीज़ों को मिटा सकता है, उसका तो भाई क्या ही बोले, और ही खतरनाक
खतरनाक है। बिंग सैचुआन पैनिक में आ गया, वो कहता है ओह नो! मेरा शील्ड एसिमिलेशन वाइंड को तो ब्लॉक नहीं कर सकता, रिट्रीट करो, पीछे हटो इससे पहले कुछ दिक्कत हो। पर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, विंड शील्ड पर नहीं, स्टोन लोटस आइलैंड पर चली गई। यानी ये जो अटैक था, ये फेंगयुआन और शील्ड या इनके ऊपर नहीं लगने वाला था। फेंगयुआन शॉक्ड रह गया, आइलैंड वाइंड में डिवोवर हो गया और सब कुछ वाइंड में ही एसिमिलेट हो गया। एसिमिलेशन वाइंड बड़ी हो गई और जो भी शील्ड के पास या आइलैंड के पास या जो भी चीज़ें थी, मतलब शील्ड से तो दूर हो गया था, आइलैंड के पास जो भी चीज़ें बची थी, उन सबको भाई डिवोवर कर गया। वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग वाइंड ने सब कुछ भाई खा डाला। बिंग साइचुआन फीरियस हो गया, वो कहता है फेंग जीचे तुम। फेंगयुआन का फेस भी भाई एकदम खराब सा हो गया। शिंगे वांग ने हंसते हुए कहा, अगर हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी कहाँ से मिलेगा? देख रहे हो, मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं वाला सीन कर दिया फेंग जीजे ने। ना रहेगी बाँस और ना बजेगी बाँसुरी वाला सीन तो यहाँ पे हो चुका था। अब आगे देखते हैं। एसिमिलेशन वाइंड ने रिवर ऑफ टाइम में तबाही मचा दी थी। जब फेंग जीजे ने एसिमिलेशन वाइंड सॉन्ग यूज़ किया था, तब हॉलिंग साउंड आई थी। पर जब रियल एसिमिलेशन वाइंड चली, बिल्कुल सब कुछ साइलेंट हो गया। इसी साइलेंस ने वहाँ मौजूद हर गू इमॉर्टल की स्पाइन में भाई कोल्डनेस जगा दी थी, क्योंकि जो इस चीज़ से टकराता, मिट्टी में मिल जाता। स्टोन लोटस आइलैंड धीरे-धीरे वाइंड में ही टूट गया और कंप्लीटली गायब हो गया। वाइंड और बढ़ती हो चली गई, पहले से कई गुना ज़्यादा साइज़ की, जैसे स्काई अर्थ को सपोर्ट करने वाला पिलर बन गया हो। जो कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कनेक्ट था। मतलब यानी मान लो रिवर ऑफ टाइम है ना, एक गोले शेप का है। जैसा होता है ना पाइप, पाइप टाइप का ऊपर जा रहा है पाइप। तो ऐसा मान लो पूरे पाइप के ऊपर वाले हिस्से से लेके नीचे वाले हिस्से तक पूरा टॉर्नेडो बन चुका था, जो कि धीरे-धीरे ऊपर जा रहा था, यानी आगे बढ़ रहा था। ऑफ कोर्स एसिमिलेशन माइंड बड़ी खतरनाक चीज़ थी और ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। अब इसी के साथ अब देखते हैं आगे क्या होता है। वाइंड और बड़ी होती चली गई और कई गुना साइज़ की हो गई, सपोर्ट बन गया इसका। लेकिन रिवर ऑफ टाइम के सामने भी ये वाइंड छोटी थी, काफ़ी पानी एसिमिलेट हुआ, फिर भी रिवर ऑफ टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही मतलब जैसा ऐसा मान लो बेल के सामने एक कीड़ा हो, बैल के सामने सॉरी बैल, भैंस बड़ा-सा इसलिए। सब वो इमॉर्टल और इमॉर्टल हाउसेस को वाइंड वाइंड से दूर रहना पड़ा। फेंग जीजे भी एक तरीके से एक्सेप्शन नहीं था, उसे भी अपनी ही वाइंड अपने ही अटैक से दूर रहना पड़ रहा था। फेंग युआन शॉक्ड में था, वो कहता है स्टोन लोटस आइलैंड सच में डिस्ट्रॉय हो गया। पहले जब वो आइलैंड पर चढ़ना चाहता था, प्रोटेक्शन फ़ोर्स से भाई रेपल कर दिया था, यानी वही फ़ॉर्मेशन वाली फ़ोर्स ने, और अब एसिमिलेशन माइंड के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस था। फेंगीमन आगे सोचते हुए कहता है, क्या पहले फ़ॉर्मेशन आइलैंड को सप्रेस कर रही थी या आइलैंड ऑलरेडी लिमिट पर थी, इसलिए वाइंड ब्लॉक ही नहीं कर पाई। वो देख रहा था कि रिवर सेपरेशन लोटस फ़ॉर्मेशन और ब्रेक होती चली गई। फेंग जीजे का दिल थोड़ा-सा हेवी था। आइलैंड डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उसे लगा कि वो फ़ेल हो गया है। हेवनली कोर्ट ने रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस के लिए ह्यूज मैन पावर रिसोर्स लगाए थे। मुश्किल से स्टोन लोटस आइलैंड मिली थी। फ़ॉर्मेशन से ट्रैप किया था, लेकिन फेंगीवान प्लस लॉन्गेविटी हेवन ने सब बिगाड़ दिया। आखिर में फेंग जीजे को आइलैंड ही डिस्ट्रॉय करना पड़ गया। सारी मेहनत वेस्ट हो गई। पर कोई उसे ब्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी। लुओपो सील लगने के बाद फॉर्मेशन का टूटना तो कन्फर्म था। फॉर्मेशन के टूटते ही फेंग जीजे और यहाँ पे शिंग येवांग को इमॉर्टल हाउसेस में वापस जाना पड़ता और हेवनली कोर्ट की बैटल शील्ड वापस से गिर जाती। दूसरी तरफ फेंगयुआन और बिंग साइचुआन के लिए होम ग्राउंड बन जाता और फॉर्मेशन के बिना उनकी पावर स्काई रॉकेट हो जाती। इस सिचुएशन में फेंग जीजे को कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। एंड में फेंगयुआन आइलैंड ले ही लेता। इसलिए जब चांस था, उसने भाई लॉस एक तरीके से साइड मतलब लॉस की शक्ल नहीं देखी और सब उड़ा दिया। फेंगयुआन कहता है, ऐसी डिटर्मिनेशन, उसकी आँखों में शार्प लाइट चमकी, रिस्पेक्ट छुपा नहीं उसका। बिंग साइचुआन ने गहरी साँस ली, फेस एक तरीके से डिजेक्टेड था। वो रेड लोटस इनहेरिटेंस से फेट को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता ढूँढना चाहता था, पर अब आइलैंड ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। चाहे स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा की फेंगयुआन के पास ही क्यों ना हो। उसे पता नहीं था कि फेंगयुआन ऑलरेडी एक ट्रू इनहेरिटेंस सीक्रेटली ले चुका है। ये बात ना लॉन्गेविटी हेवन जानता था और ना ही हेवनली कोर्ट। तभी क्या होता, रंबल आवाज़ आई। लाउड एक्सप्लोजन के साथ रिवर सेपरेशन लोटस फॉर्मेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। मोस्ट इमॉर्टल को डिस्ट्रॉय हो गए। फॉर्मेशन कंट्रोल करने वाले गो इमॉर्टल एक-एक करके मर गए। रिवर का पानी वापस भर गया। ह्यूज वेव्स वापस से उड़ गई। रिवर ऑफ टाइम वापस से नॉर्मल हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि नॉर्मल क्या हुआ? मान लो जो नदी जा रही है ना, नदी के अंदर इन्होंने गोला बना लिया है जिसके अंदर पानी नहीं आ सकता। उसी गोले के अंदर ये लोग फाइट कर रहे थे, बड़ी-सी फॉर्मेशन थी। अब वही गोला भाई टूट गया, उसके अंदर वापस से पानी भर गया, वही सीन हो गया था। फेंग जीजू अपने दाँतों को दबा के कहता है, चलो रिट्रीट करो। बैटल हेवनली कोर्ट के फ़ेवर में तो था नहीं, चाहे ड्यूक आ जाता, तब भी जीतना मुश्किल होता यहाँ पे। वो टाइम पाथ गो इमॉर्टल नहीं था, सिर्फ़ इमॉर्टल हाउसेस में छुपकर फाइट कर सकते थे जो भी ये लोग थे, और ये टाइम पाथ गो हाउसेस सिर्फ़ रैंक 7 थे, तो कुछ कोई होप नहीं थी। अगर रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल गो हाउस होता, तो शायद हेवनली कोर्ट जीत सकती थी। हेवनली कोर्ट की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी, पर लिमिटलेस थोड़ी ना है। लॉर्ड हुआंगशी के मरने के बाद उनके पास रैंक 8 टाइम पाथ इमॉर्टल बचा ही नहीं था, और 4 टाइम पाथ गो हाउसेस बनाए थे, सब पर रैंक 7 शॉर्ट टाइम में रैंक 8 बनाना मुश्किल, पॉसिबल भी नहीं था, मुश्किल छोड़ो पॉसिबल भी नहीं था। यानी 4 टाइम पाथ गो हाउसेस बनाए हैं, पर ये सारे के सारे रैंक 7 हैं, और इनको रैंक 8 में कन्वर्ट करना इमॉर्टल गो हाउस को, अभी तो पॉसिबल नहीं है इसलिए। सच ये था कि फ़ेरिज़ का प्लान गलत गलत नहीं था, लेकिन
रेड लोटस की एक ट्रू इनहेरिटेंस लेने के बाद भी फेंगयुआन की बैटल ईज़ी नहीं हुई। उसने अपने किलर मूव मॉडिफाई किए, इमॉर्टल वू का रैंक भी बढ़ाया, फिर भी अकेले होके रेड लोटस इनहेरिटेंस नहीं ले सका। अकेले भी नहीं कह सकते, लॉन्गेविटी हेवन भी साथ में था, लेकिन देखो फिर भी नहीं ले पाया। हेविली कोड को मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि लॉन्गेविटी हेवन अचानक से फेंगयुआन के साथ कॉर्पोरेट करेगा, क्योंकि फेंगयुआन ने 88 रॉन्ग बिल्डिंग डिस्ट्रॉय की थी। ये सिर्फ हेटेड नहीं बल्कि जायंट्स एंड इमॉर्टल वल्नरेबल के अरेंजमेंट्स थे, और हुआंगजिन ट्राइब के प्राइड का डिस्ट्रक्शन यही था। तो उन्हें तो लग रहा था कि ना भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि लॉन्गेविटी हेवन फेंगयुआन को मारेगा, लेकिन ये चीज़ तो अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी। आगे देखते हैं। फेंग जीजो यहाँ पे एकदम देखते हुए कहता है, लॉन्गेविटी हेवन ने रिवेंज छोड़ दिया और फेंगयुआन के साथ आ गए। क्या ये बिंग साइचुआन की वजह से हुआ है? हेवनली कोड के 3 इमॉर्टल को हॉसेस फास्ट रिट्रीट कर रहे थे। फेंगयुआन यहाँ पे चिल्लाया, इमोरियल ईयर मंकी बना और चेस किया। बिंग साइचुआन उसके साइड से मतलब साइड बाय साइड फाइट कर रहा था। दोनों के अटैक्स ब्रूटल थे। टारगेट सिर्फ हेवनली कोड के 3 इमॉर्टल को हॉसेस थे। हेवनली कोड के पास 3 रैंक 8 थे, फिर भी वो सिर्फ डिफेंड कर सकते थे, एस्केप कर पा रहे थे, बस और कुछ नहीं है। इन लोग रैंक 8 है, लेकिन ये टाइम पाथ के रैंक 8 नहीं है ना। इनके पास जो टाइम पाथ का रैंक 8 वाला बंदा था उस वो तो भाई मर चुका है। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन फाइनली बिंग साइचुआन के किलर मूव से निकलकर रिवर ऑफ टाइम से बाहर आ गया था। अब देखते हैं। थ्री शुंगजी गुस्से में थे, फेंगयुआन पर अटैक करना चाहते थे, पर उन्होंने देखा कि फॉर्मेशन टूट चुकी है और रैंक 7 को इमॉर्टल मर चुके हैं और बचे हुए बस मरने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फेंग जीजी यहाँ पे ट्रांसमिट करते हुए कहता है, कोई कि रिट्रीट करो, यानी बस पीछे हटते जाओ। थ्री सुनजी ने दांत एकदम कस लिए, ग्रुप के साथ स्केप करने लग गए। यहाँ पे फेंग युआन, बिंग साइचुआन और 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ईयर एंड गेट हाउस इमोर्टल हाउस के साथ था और सब एक साथ चेस कर रहे थे। ये 4 इमोर्टल हाउसेस काफी स्टडी थे, एक दूसरे को डिफेंड करते हुए भाग रहे थे, लेकिन रिवर ऑफ टाइम में फेंग युआन और बिंग साइचुआन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। यहाँ पे क्विंग एकदम चिल्लाते हुए कहता है, रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी पास है, हम निकल जाएंगे। ट्रिब्यूटरी मीन्स रिवर ऑफ टाइम का एक गेट ओपन होता है, उसी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं, याद होगा तुम्हें। तो आगे देखते हैं। फेंग यहाँ पे कोल्ड आउट करते हुए हंसते हुए कहता है, भागना इतना ईजी नहीं है, डिस्टेंस अब कम होता गया है। थ्री सुनजी कहते हैं, तुम सब यहाँ पे रिट्रीट करो, हम इन्हें रोकेंगे। वैसे भी इनका एक बंदा मर गया तो इनके अंदर तो हेटेड थी, इनको तो शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा कि अगर ये मर भी जाए यहाँ पे थ्री सुनजी, क्योंकि इनका एक बंदा मर गया ना यार, इसलिए। थ्री सुनजी पास्ट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन पीछे रुक गए, उन्होंने जान लगा के टाइम को बाय करा। बाकी 3 इमॉर्टल बहुत से ट्रिब्यूटरी से एस्केप हो गए। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए और थ्री सुनजी भी यहाँ पे मारे गए। फेंगयुआन को रिग्रेट हुआ, इतना बड़ा चांस था, फिर भी एक भी रैंक 8 को कैप्चर नहीं कर पाया। उसने चेस नहीं किया। आउटसाइड वर्ल्ड में फेंग जीजी नॉर्मल फाइट कर सकता था, उसने बैटलफील्ड को एकदम भाई देखा, इमॉर्टल प्राइमेसी को कलेक्ट करना और एनेक्स किया। बिंग साइचुआन और 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर साइड में खड़े रहे। काफी रैंक 7 को इमॉर्टल्स यहाँ पे मर गए थे, वो हेविली कोड ज्वाइन के क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए उनके रैंक 7 प्राइमेसी बचे हुए थे। फेंगयुआन ने सबको एनेक्स कर लिया और ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन कहता है, चलो ईस्टर्न सी। रेड लोटस बैटल में लॉन्गेविटी हेवन ने फुल सिंसियरिटी दिखाई थी। अभी के लिए वो एक तरीके से रिलायबल अलाई थे। दोनों का गोल सेम था, हेविली कोड को फेड गो रिस्टोर नहीं करने देना, बल्कि फेड गो की ऐसी की तैसी कर देनी है। अगर फेड गो कंप्लीटली हो गया, एक तरीके से कंप्लीटली सही हो गया, रिस्टोर हो गया, तो भाई हेविली कोड अपनी ओल्ड ग्लोरी वापस ले आएगा और बाकी 4 रीजन के लिए डेंजर बन जाएगा। रिवर ऑफ टाइम और एक तरीके से रिवर ऑफ टाइम में ना रुककर कंफर्म हुआ था कि रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस ट्रूली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उन्हें तो नहीं मिली, पर हेविली कोड को भी कुछ नहीं मिला। मतलब ना तो पूरी हार ना तो पूरी जीत। फिर भी रिवर ऑफ टाइम से निकलकर ये लोग ईस्टर्न सी की तरफ भागे और देखते हैं आगे ईस्टर्न सी की साइड क्या होगा। वहाँ पे तो ड्यूक लॉन्ग है ना, ड्यूक लॉन्ग को देखेंगे और ड्यूक लॉन्ग को रोकने के लिए आगे जा रहे हैं ये। रास्ते में इन्हें न्यूज़ मिलती है कि ईस्टर्न सी का बैटल अब खत्म हो चुका है। विनर कौन था? ड्यूक लॉन्ग, ऑफ कोर्स वही होगा। उसने ईस्टर्न सी के जितने भी रैंक 8 थे सबको सप्रेस कर दिया। फिर हेविली कोर्ट का न्यू मेंबर रैंक 8 चेनी एक इमॉर्टल हाउस के साथ आ गया। क्रिटिकल मोमेंट पर ईस्टर्न सी के लोन इमॉर्टल यांग जुन अचानक ड्यूक लॉन्ग की साइड आ गया और इसी से ड्यूक लॉन्ग ने रैंक 8 गू हाउस सप्रेस कर लिया, यानी वही ड्रैगन पैलेस। पर इसमें ड्यूक लॉन्ग को हैवी इंजरीज हुई। एंड में ईस्टर्न सी रैंक 8 ने ट्रम्प कार्ड यूज किए, पर अब टू लेट हो चुके थे। गू हाउस मिलते ही यानी ड्रैगन पैलेस को मिलते ही ड्यूक लॉन्ग सीधा यहाँ से चला गया। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर यहाँ पे हेड शेक करते हुए कहता है, सोचो यार, ये रैंक 8 लोन इमॉर्टल यांग जुन भी हेविली कोर्ट ने ही रिक्रूट कर लिया। फेंगयुआन कहता है, हो सकता है ये रिक्रूट नहीं किया हो, शायद यांग जुन पहले से हेविली कोर्ट का स्पाई हो। उसे नॉर्थर्न प्लेन्स के प्रिंस फेंगशियान याद आ गया, वो भी तो ऐसे स्पाई था, जो स्टार्ट से ही स्पाई था। आइडेंटिटी कभी एक्सपोज नहीं हुई थी। फेंगयुआन ने बिंग से चुआन को एक मतलब तरीके से अलाई समझा और डिसाइड किया कि ये बात सीक्रेट ही रहने देनी है, यानी एक तरीके से नहीं बताया यार, बताया क्यों नहीं वैसे? बता देता, लेकिन पता नहीं क्या सोचा फेंगिवा ने, बताया नहीं। मतलब ये बात उसने नहीं बताया कि जो प्रिंस कैंगशियान है नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर जो तुम्हारी साइड है और एक तरीके से वो एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर है किसी ट्राइब का, गोंग ट्राइब थी या पता नहीं जो भी गुआंग ट्राइब थी उस ट्राइब का, वो बंदा स्पाई है। ये बात इसने क्लियर नहीं बताई। पता नहीं क्यों नहीं बताई, पता चलेगा आगे।
सेंट्रल कॉन्टिनेंट रीजनल वॉल में देखते हैं। गो जल्दी जल्दी जल्दी, ग्रुप अलग मत होना, आगे बढ़ते रहो। वेस्टर्न डिजर्ट के गुई मॉडल यहाँ पे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। पीछे जमीन फट रही थी, जैसे कोई जायंट बीस्ट मुंह खोलकर लोगों को निगल रहा हो। तभी बंदा कोई कहता है नहीं बचाओ। लास्ट में जो छोटा ग्रुप था वो अर्थ ट्रेंच में ही गिर गया। ज्यादा लोग तुरंत ही उसके अंदर क्रैश हो गए, मर गए। जो बचे हुए थे वो बस मरने ही वाले थे। यहाँ पे जांग पिंग कहता है फादर अब नहीं हो पा रहा। वो अभी अभी रैंक 2 गो मास्टर बना था, उसका प्राइमरी लाइसेंस खत्म हो चुका था। जांग क्वांग रैंक रैंक 3 था, पसीने में भीगा हुआ था। वो अपना किलर मूव यूज करके खुद को एक तरीके से जैसे तैसे भगा रहा था और सन को भी खींच रहा था। अगर जांग पिंग का एसएस 0 हो गया तो किलर मूव उस पे काम नहीं करेगा और वो स्लो हो जाएगा और सीधा एबिस यानी इसी अर्थ ट्रेंच में गिर के मर जाएगा। ज़ांग कुआंग पैनिक में कहता है, मैं क्या करूँ? उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। अगर पहले पता होता तो वो अपने बेटे को सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में ही मतलब कन्वेंशन में कभी नहीं लाता, कभी नहीं। उसने बेटे के रिफाइनमेंट टैलेंट के चक्कर में रिस्क लिया था, पर बीच में अर्थविंड्स का इतना बड़ा भूकंप सा आ गया। अरे अर्थविंड यही करती रहती है, क्या बोलें? अब सब हो रहा है खतरनाक, ग्रेट एरा आ रहा है तो हर तरफ ट्रेंचेस ओपन हो रही है, रिफ्ट ओपन हो रहे हैं। जब दोनों ऑलमोस्ट एक तरीके से डिसअपियर में थे, अचानक आगे का सीन क्लियर हो गया। यहाँ पे ज़ांग कुआंग समझा वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुँच चुके थे, ओरिजिनल वॉल क्रॉस हो चुकी थी। और यहाँ पे अर्थ वेन ट्रिमर की वजह से यानी जितनी भी दिक्कत थी इसकी वजह से सिर्फ अर्थ ट्रेंचेस ही नहीं बने थे, बल्कि 5 रीजन के रीजनल वॉल श्रिंक हो रहे थे, धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे। अब रीजनल वॉल क्रॉस करने में आधा टाइम लगता था पहले से, यानी अगर पहले 1 6 घंटे लगते तो अब सिर्फ 3 ही लगेंगे। पर प्रॉब्लम वही थी, यहाँ पे ज़ांग पिंग बिल्कुल एक तरीके से थक चुका था। ज़ांग कुआंग उसे उठाकर भाग रहा था, स्पीड बहुत स्लो थी, ऑलमोस्ट ट्रेंच उन्हें खा ही जाता। तभी एक मिथिकल लाइट आई, सारे बचे हुए गू मास्टर हवा में उड़ गए। नीचे अर्थ ट्रेंच और भी ज़्यादा फट गया और एक डीप एबिस बन गया, लेकिन ये लोग हवा में थे। जब वो लैंड हुए ज़मीन पर, लाइट गायब हो चुकी थी। बंदे कहते हैं ये क्या हुआ? दूसरा कहता है हमें किसने बचाया? ऐसी पावर कोई ग्रेट गो इमॉर्टल ही हो सकता है। सब लोग रिलीफ और एक्साइटमेंट में बात करने लग गए और स्काई के ऊपर जो दिख भी नहीं रहा था, एक स्पिरिट बटरफ्लाई बेली गू इमॉर्टल हल्का-सा मुस्कुराया। वो वापस अपने पेट्रोल पर निकल गया, यानी पेट्रोलिंग करते हैं ना सेंट्रल कॉन्टिनेंट में भाई, एकदम पेट्रोलिंग चलती है, बहुत खतरनाक एरिया है इसलिए। वहाँ पे हेवनली कोर्ट और 10 ग्रेट एशियन शक्ति का राज चलता है ना इसलिए। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन स्टार्ट हो चुकी थी और पिछले कुछ दिनों से 4 रीजन से गू मास्टर यहाँ पे आ रहे थे। ये गू इमॉर्टल सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेट के मेंबर थे और उससे मिशन मिला था, एरिया पेट्रोल करो, डेमोनिक पाथ को एक तरीके से अगर कोई ट्रबल करे तो रोको। और भी बहुत गू इमॉर्टल लगे हुए थे, 10 सेक्ट के लोग, कुछ अलाइड सेक्ट भी थे और कुछ तो स्लेव इमॉर्टल भी थे, कुछ तो एक तरीके से क्लोज लोन इमॉर्टल भी थे। इस बार सिक्योरिटी भाई बहुत ज़्यादा टाइट थी। यहाँ पे ज़ांग क्वैंग और ज़ांग पिंग लकी थे, जान बच गई थी उनकी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट आके थोड़ा-सा रेस्ट किया, फिर नियरेस्ट साइन अप स्पॉट पे गए। कन्वेंशन के साइन अप स्पॉट्स पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में इवनली हर जगह थे और कुछ दिन बाद वो स्कॉर्पियन नीडल सेक्ट पहुँच गए। ये एक नॉर्मल सेक्ट थी, स्कॉर्पियन टाइप गू रेज़ करना इनकी स्पेशलिटी थी। सबसे फेमस था स्कॉर्पियन नीडल गू, यूज़ करते ही ज़हरीली फास्ट नीडल्स शूट होती थी। सेक्ट ने पहले ही अरेंजमेंट्स कर रखे थे। रजिस्ट्रेशन हॉल में भीड़ भरी हुई थी। ज़्यादा लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट, लोकल और बाकी वेस्टर्न डिज़र्ट से आए थे और प्रोसीजर को फ़ॉलो करके असेसमेंट हॉल में भेज दिया गया। टेस्ट में सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। ईज़ी भी नहीं थे, हार्ड भी नहीं थे। बेसिक स्किल का टेस्ट था। एक्सपीरियंस गो मास्टर पास कर सकते थे। सिर्फ लकी लोग ट्राई करने वाले एलिमिनेट हो जाते। यानी जो लक के बेस पे ट्राई करते कि नहीं हम तो लक के बेस पे पास हो जाएँगे, वही यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे थे। और रिसोर्स और मैन पावर यहाँ पे एक तरीके से लग भी रही थी और वेस्ट भी नहीं करना चाहते थे ये लोग। यानी एकदम अच्छे से यहाँ पे हो रहा था। जिसके पास स्किल है वो जीत जाएगा, जिसके पास स्किल नहीं है वो पीछे हट जाएगा। हो सकता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग वाले हो तो जीत जाओ, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं था। ज़ांग क्वैंग और ज़ांग पिंग बिना किसी इश्यू के टेस्ट पास कर गए थे। दोनों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया था। हॉल से बाहर आते ही दोनों के हाथ में टोकन था। टोकन पे नेम, सेक्ट, पाथ, टेस्ट का टाइम और लोकेशन रिकॉर्ड था। रजिस्ट्रेशन का टाइम नेम फेक हो सकता है, पाथ और सेक्ट भी हाइड किए जा सकते हैं। इसलिए हर रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में बहुत से लोन कल्टीवेटर, डेमोनिक पाथ मेंबर्स और इवन गू इमॉर्टल भी आइडेंटिफाई एक तरीके से आइडेंटिटी छुपा कर घूम रहे थे। भले उन्हें लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो पावरफुल लोग होंगे या जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन आम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे, ना तो टोकन पे उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। आगे देखते हैं। ज़ांग पिंग यहाँ पे कंप्लेन करते हुए कहता है, हर बंदा 100 प्राइमरी स्टोन बहुत ही ज़्यादा महँगा है यार, हर मतलब एंट्री फ़ी ही 100 प्राइमरी स्टोन है इसकी तो। ज़ांग पिंग कहता है, इसलिए इस बार अच्छा परफ़ॉर्म करना, हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट मत होने देना प्लीज़। ज़ांग पिंग कहता है, अपना बेटा कहता है, हाँ फादर मैंने मैंने देखा है काफ़ी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो मास्टर को टेस्ट देना ही नहीं पड़ा।
तो ज़ांग वैंग स्माइल करते हुए कहता है, वो पिछली कन्वेंशन में रैंक ले चुके थे, इसलिए उन्हें डायरेक्टली एंट्री मिल गई थी। ज़ांग पिंग कहता है, पर आपने भी तो लास्ट टाइम रैंक ली थी, फिर आप पे क्यों कर रहे हैं? ज़ांग वैंग कहता है, क्योंकि मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नहीं हूँ, ये बेनिफिट सिर्फ लोकल्स को मिलता है। ज़ांग पिंग कहता है, अच्छा, थोड़ा-सा अनफ़ेमिलियर था, पर उसने मान लिया कि यही चीज़ होती होगी। ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एरिया था और कन्वेंशन भी यहीं हो रही थी। वैसे भी टेस्ट सिर्फ बेसिक था, जो रिफाइनमेंट जिसको रिफाइनमेंट आता है, वो पास ही कर लेता। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हेवेली को। ड्यूक लॉन्ग ने अपना इन्वेस्टिगेट किलर मूव यूज़ कर रहा था। उसका फेस अभी भी सफ़ेद पड़ा हुआ था। ड्रैगन पैलेस के बाद वाली इंजरीज़ हील नहीं हुई थी। ड्यूक लॉन्ग कहता है, रिफाइनमेंट पाथ कन्वर्शन बहुत ही क्रूशियल है। इसके बाद फेडगू कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगी। उसकी आँखों में पास्ट सीन घूमने लग गए थे। पास्ट का एक सीन देखते हैं। पास्ट का सीन शुरू होता है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा, तुमने सच में ऐसी हेरेटिकल इमॉर्टल को डिज़ाइन की है? असल में होंगटिंग को कह रहा था, यानी अपने रेड लोटस को। पहले इसने रेड लोटस के बारे में एक लाइन कही थी कि रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन स्टार्ट होने वाला है, बहुत क्रूशियल है। रेड लोटस, क्या तुम जानते हो इस कन्वेंशन के बाद फेडगू कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगी? रेड लोटस की आँखें थोड़ी-सी डेज़ हो गई। पास्ट के सीन उसके माइंड में ड्यूक लॉन्ग की आँखें थोड़ी-सी डेज़ हो गई। पास्ट के सीन उसके माइंड में फ्लैश होने लग गए थे। असल में ये लाइन थी। और स्प्रिंग बॉटम सिगारा का नाम आया था। अब आगे देखते हैं। ओह! तो ये बंदा कहता है अपना ड्यूक लॉन्ग कि तुम जानते हो मतलब स्प्रिंग बॉटम सिगारा, तुमने सच में इतनी हेक्टिकल, इतना खतरनाक सा डिज़ाइन कर दिया है मॉडल गू का। होंगटिंग, क्या तुम करना क्या चाहते हो? ये सब जानने के बाद ड्यूक लॉन्ग तुरंत ही रेड लोटस इमॉर्टल होंगटिंग को ढूँढने गया। होंगटिंग ने अपने फिस्ट टाइट कर ली थी। ड्यूक लॉन्ग से बोला। होंगटिंग कहता है, अपना रेड लोटस मास्टर, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं उन्हें रिवाइव करना चाहता हूँ। सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ड्यूक लॉन्ग कहता है, तुम? ड्यूक लॉन्ग ने होंगटिंग की तरफ उँगली पॉइंट की और गुस्से और बॉडी एकदम काँप रही थी। होंगटिंग ने अपना हेड नीचे कर लिया। होंगटिंग कहता है, मास्टर, चाहो तो मुझे डाँटो, चाहो तो मुझे मारो, पर मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। ड्यूक लॉन्ग ने होंगटिंग को गुस्से से देखा। उसने दाँत एक तरीके से कस लिए थे, लेकिन डाँटा नहीं, बल्कि काफ़ी देर तक साइलेंस छाई रही और थोड़ा-सा साँस ली। फिर ड्यूक लॉन्ग कहता है, होंगटिंग, मेरे डिसाइपल, तुम बहुत ज़्यादा नाइव हो, यानी इनोसेंट, या मतलब एक तरीके से चोमू हो तुम, सीधी-सी बात। तुम इमॉर्टल वल्नरेबल हो, तब भी फेट के अगेंस्ट क्या कर सकते हो? जाओ, जाओ फिर, ट्राई करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, तुम डेफ़िनिटली फ़ेल करोगे, लेकिन मुझे होप है कि काउंटलेस फेलियर तुम्हें जगा देगा। यानी तुम्हें एक तरीके से मतलब एक तरीके से होगा ना कि तुम इतनी बार फ़ेल होगे, इतना बार तुम करोगे, एकदम थक हार जाओगे, तो थक हार के तुम ये मान ही लोगे कि तुम फेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यानी एंड में आके तुम्हें फ़ेल ही होना है, और जब तुम हार जाओगे, तो तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम फेट के अगेंस्ट जा नहीं सकते। कोई नहीं, जाओ ट्राई कर लो, जो करना है तुम्हें कर लो। ऐसे टाइप का कह दिया था। और क्या होता है, कुछ दिनों बाद हॉन्गटिंग इंजरी से कवर्ड था, लेकिन उसके फेसेस पर एक्सट्रीम एक्साइटमेंट थी। वो ड्यूक लॉन्ग के सामने आया। हॉन्गटिंग कहता, मास्टर, मैं फाइनली सिर्फ एक ही होप ढूंढ पाया हूँ, मैं ऑलमोस्ट सक्सीड कर चुका हूँ, मैं फेट को ज़रूर चेंज करूँगा। ड्यूक लॉन्ग कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ड्यूक लॉन्ग ने भाई बिलीव ही नहीं किया इस बात पे। हॉन्गटिंग कहता है, मैं इस पर रिलाई कर रहा हूँ सर, मैं इस पे रिलाई कर रहा हूँ। लव गू पर मैं रिलाई कर रहा हूँ। मुझे लेजेंड्स ऑफ रेंजू से इंस्पिरेशन मिली, उसमें लिखा है कि लव एक टाइप का फेट होता है, तो फिर लव डेफिनेटली फेट को चेंज कर सकता है। हॉन्गटिंग और ज़्यादा एक्साइटेड होता गया। ड्यूक लॉन्ग कहता है, हैं? हैं? ब्लिस्पेसी, पता नहीं क्या कह रहा है, कौन-सी भाषा है ये। हॉन्गटिंग, अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, तुम राइटियस पाथ के इमॉर्टल वल्नरेबल हो, तुम हिस्ट्री चेंज करना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि इससे कितना अनइमेजिनेबल बैड इफेक्ट पड़ेगा? हॉन्गटिंग कहता है, ओह मास्टर। हॉन्गटिंग ने अपना हेड ऊपर उठाया, ड्यूक लॉन्ग को स्पार्कलिंग आइज़ में देखते हुए बोला। हॉन्गटिंग कहता है, आप अभी भी नहीं समझे? तो ड्यूक लॉन्ग कहता है, क्या समझूँ, क्या समझूँ? हॉन्गटिंग कहता है, टाइम चेंज हो चुका है, लोगों के दिल भी चेंज हो गए हैं। हमारी जनरेशन को रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, जेन ज़ी है ना तू, जेन ज़ी। जेन ज़ी वाले लोग कहते हैं भाई ये रेस्ट्रिक्शन फ़ील नहीं करते। अगर ऑफ़िस जाओ तो एकदम भाई छोड़-छाड़ के भाग जाते हैं कि हैं तू मेरे से बोलेगा, तुमसे बोलेगा छुट्टी मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा मन जब मर्ज़ी छुट्टी करो। सिचुएशन बस एक मीम मैंने देखी थी, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। हॉन्गटिंग ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। ड्यूक लॉन्ग एकदम से चिल्ला उठा इस बार। ड्यूक लॉन्ग कहता है, बस तुमने सच में फेडगू को रेस्ट्रिक्शन बोला है? रेस्ट्रिक्शन का टाइटल दे दिया तुमने फेडगू को। हॉन्गटिंग, अब बहुत हो गया। अगर यही चलता रहा ना तो डेमोनिक पाथ में गिर जाओगे। मैं जस्टिस के नाम पर तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। ड्यूक लॉन्ग ने डीप सी सांस ली। उसकी आंखों में क्लैरिटी वापस आ गई थी। उसकी मेमोरी सील हो चुकी थी। ड्यूक लॉन्ग के दिल में अभी भी गिल्ट बचा हुआ था। ड्यूक लॉन्ग कहता है, ओ रेड लोटस, आखिर तक आखिर तक समझ ही नहीं पाए तुम। ड्यूक लॉन्ग ने धीरे से अपने मन मन में कुछ बोला और कहा, चाहे टाइम कितना भी चेंज हो जाए, फेडगू हमेशा ह्यूमैनिटी को
प्रोटेक्टर एक तरीके से प्रोटेक्ट करती रहेगी। तुम अपने पर्सनल सेल्फिश गोल के लिए ह्यूमैनिटी की बिग पिक्चर को इग्नोर कर रहे हो। मैं अपनी टीचिंग्स में फेल हो गया क्या? ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा। तुम मेरे डिसिपल हो और तुम्हारे मास्टर के तौर पर मैं तुम्हारी गलतियों का एक तरीके से अटोनमेंट करूँगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पर कोई बात नहीं। मुझे बस तब तक वेट करना है जब तक फेडगू रिपेयर ना हो जाए। मैं किसी को भी रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को रुइन नहीं करने दूँगा, यानी खराब नहीं करने दूँगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइन बोली कि नहीं करने दूँगा, बूम आवाज़ आई। उसी टाइम स्कॉर्पियन नीडल सेक्टर में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने वाले काउंटलेस गू मास्टर या तो मर गए या तो बैडली इंजर्ड हो गए, यानी एकदम बैडली इंजर्ड हो गए। और जैसे ही डस्ट क्लाउड सेटल हुए, ये जो स्कॉर्पियन निडल सेक्ट था भाई, इसके क्या बोले, इसकी तो भाई इसके बीच ना एक एशियन डेसोलेट ईयर स्नेक यहाँ पे हिसिस कर रहा था और ये पता नहीं कहाँ से टपक गया था। एशियंट ईयर स्नेक को और ज़्यादा गू मास्टर का स्लक्टर करते देखकर फेंग युआन एकदम कोल्ड स्माइल के साथ वहाँ से निकल गया। अच्छा, तो ऐसा फेंग युआन ने करा था। फिक्स सिमुलर ट्रैवल का कोर बनाकर एक इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करते हुए वो नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चला गया। हेवेली कोड फेट को रिस्टोर करना चाहता था और सक्सेस दावमार्क पाने के लिए उन्हें रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन होल्ड करनी ही थी। फेंग युआन उन्हें इतनी आसानी से सक्सीड कैसे करने देता? और एक मर्सिलेस लफ्टर शुरू हो चुका था। यानी अब फेंग युआन क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो अलग-अलग जगह पे जाएगा जहाँ-जहाँ पे ये होस्ट हो रहा है रिफाइनमेंट पाथ का कन्वेंशन, वहाँ जा जाके कोई ना कोई डेसोलेट या एशियन डेसोलेट बीस्ट को फेंक देगा और वहाँ पे स्लक्टर हो जाएगा, खतरनाक मार-काट होगी और ये अपने मतलब मकसद में कामयाब नहीं हो पाएँगे हेवेली कोड वाले। लेकिन एक आइकॉनिक लाइन उसने बोली, मज़ा आ गया भाई। रेड लोटस कह रहा है कि फेडगू रिस्ट्रिक्शन है। फेमिनिस्ट भाई, फेमिनिस्ट। वी वांट आवर राइट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन देखते हैं। यूनिफिकेशन सेक्टर रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का एक साइन अप स्पॉट था, लोगों से एकदम भरा हुआ। मिडल एज गो मास्टर लुओ शेंग नाम का कहता है, कन्वेंशन स्टार्ट होने वाली है। इस लाइफ में सेकंड चांस मिलना, थैंक्स हेवेंस, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लोग यहाँ पे पहचान लेते हैं। बंदे कहते हैं ये रिफाइनमेंट पाथ का मास्टर लुओ शेंग है ना। दूसरा कहता है पहली बार एशियन मतलब एक्सीडेंट की वजह से मतलब पिछली बार कभी होगा पुराने टाइम में एक एक्सीडेंट की वजह से ना ये हार गया होगा। तो तीसरा कहता है नॉर्मली 100 ईयर में होता है ये, लेकिन इस बार ना 10 साल में ही दोबारा हो रहा है ये कन्वेंशन। लुओ लुओ शेंग काम रहता है, मन में कहता है अपोनेंट्स स्ट्रांग है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट ह्यूज है और जीनियसेस से भरा हुआ है। वो 3 लोगों पर नज़र डालता है। यहाँ पे 3 लोग थे जो उसकी मतलब एक तरीके से अपोनेंट थे। पहला था एक ओल्ड रेपुटेटेड रिफाइनमेंट मास्टर, दूसरा था एक यंग टैलेंटेड लड़का, तीसरा था एक जीनियस यंग गर्ल, राइजिंग स्टार जिसे कह रहे थे। लुओशेंग कहता है कि इस चांस का वेस्ट नहीं करूँगा, वाइफ़ और बच्चों को प्राउड बनाऊँगा, इस बार अपना नाम ही रोशन कर दूँगा। लेकिन क्या होता है, बूम आवाज़ आई। अचानक एक एशियन टीयर बिस्ट आसमान से नीचे गिरा और पूरा हॉल ही क्रैश कर दिया। सबने एकदम भाई भागने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, गिरते ही इंस्टेंट डेथ हो गई उन सबकी। यंग जीनियस लड़का और लड़की स्पॉट पे ही मर जाते हैं, उनकी बॉडीज़ पहचान में तक नहीं आ रही थी। स्काई में वॉइस आती है, नेक्स्ट लोकेशन। फेंगियन ब्लिंक करता और यहाँ से भी गायब। और ये 15वां स्पॉट था जहाँ फेंगियन ने अटैक किया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट बहुत से मॉर्टल गू मास्टर एक तरीके से यहाँ पे मतलब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बहुत से मॉर्टल वाली जो गू मास्टर थे लोकल्स, वो भी मर गए थे और जो बाहर से आए थे वो सब भी मर गए थे। एशियन डेयर बीस्ट के आगे कोई टिक सकता है क्या? हेवेली कोड में तो भाई हंगामा मच गया था। बंदे कहते हैं हेवेली कोड के, ये डीमन फेंगियन बहुत ही विशियस है, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? फेरिज़ी कहती है, फेंगियन खुद ही रेयरली अटैक करता है, वो सिर्फ एशियन टियर बीस्ट भेज रहा है। अटैक ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्लूज़ हैं, इसलिए उसको लोकेट करना थोड़ा-सा मुश्किल है। मतलब अटैक ज़्यादा होते हैं, जो क्लूज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं। मीन्स ये हो रहा है कि हर जगह जा के अटैक कर रहा है ना, इतने सारे क्लूज़ हैं, तो इतने सारे क्लूज़ हो जाएँगे तो कन्फ्यूज़न होगी ना इसलिए। और कोई यहाँ पे पूछता है इतने ईयर बिस्ट कैसे? फेरी ज़ीवी कहती है शिया चाह के ईयर एसेंस पूल यूज़ किया होगा। ज़ीवी अंदर से गुस्से में थी। वो कहती है गो इमॉर्टल होके इमॉर्टल्स को मास्केयर कर रहा है। बिल्कुल भाई बॉटम लाइन नहीं है इसके अंदर, मतलब कोई भी प्राइड कुछ भी वो नहीं है इसके अंदर। कोई होता है ना कि एक लाइन खींची होती है तुम इससे नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन फेंगीमन कहता है नहीं, मेरे लिए वो लाइन एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। हम तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाएँगे। हम उसकी तरह बन जाएँगे। वो जो कहता नहीं है पावेल का सीईओ गुड आफ्टरनून वैसे ही टाइप का। फेरी ज़ीवी यहाँ पे एंगर और सैडनेस में कहती है ये फेंगयुआन इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेग है। ए भाई ये तो इसे कीड़ा वो टाइप का कह रही है, एकदम बीमारी कह रही है। जितना ज़िंदा रहेगा उतनी ही किलिंग्स होंगी। ड्यूक लॉन्ग यहाँ शांत रहता है और कहता है गुड, ये एक्सपेक्टेड था, प्लान फॉलो करो, चाहे कितने भी प्राइस देनी पड़े, फेडगू को रिपेयर करना ही है। कुछ दिन बाद प्रूफ मिलता है कि सब फेंगयुआन पर ही पॉइंट कर रहे थे। एक तरीके से सब सब जगह यही पहुँच गया था कि फेंगयुआन ही सबको मार रहा है। लोगों का रिएक्शन आता है, बंदे कहते हैं फेंगयुआन गुइमोटल बन चुका है। दूसरा कहता है मेरे फादर को उसने मारा, रिवेंज लूँगा। तीसरा कहता है रैंक 5 भी आंट जैसे हैं। तीसरा कहता है और चौथा मतलब सब लोग एक साथ ही कहने लगे थे कन्वेंशन में जाना
जाना डेंजरस है, कोई कह रहा था कि नहीं अगर नहीं गए तो फेंग युआन जीत जाएगा, कोई कह रहा था कि वाइफ़ के लिए जान भी दे दूँगा, जीत के रहूँगा, फेंग युआन के अगेंस्ट जाऊँगा, कन्वेंशन पूरा करूँगा। इन लोगों को भाई मैनिपुलेट कर दिया है जैसे एकदम भाई हेवली कोर्ट ने, क्या बोलें? फ़ियर भी है, एंगर भी है, रिज़ॉल्व भी है, सब मिक्स था इनके अंदर। कोई देखो रिवेंज भी ले रहा है, रिवेंज वाली बात तो सच्ची लग रही थी, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था मैनिपुलेट कर दिया होगा। टाइम पास होता गया, फेंग यून अकेला था, पर सेंट्रल कंटेंट में साइनो स्पॉट बहुत ज़्यादा थे। फिर सिमुलर ट्रैवल के बाद भी सबको नहीं मार सकता था। हेविली कोर्ट की स्ट्रैटेजी बदल दी, मतलब स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत बदल गई थी, उन्होंने बदल भी दी थी। गो इमॉर्टल सीक्रेटली अब यहाँ पे गार्ड कर रहे थे जो बचे हुए स्पॉट थे। पार्टिसिपेंट्स को टोकन देकर डिसअपियर कर देते थे। रिजल्ट क्या होता था, फेंग युआन ने करीबन 10,000 से ज़्यादा गो मास्टर मारे, लेकिन रिफाइनमेंट बाद कन्वेंशन रोक नहीं पाया। साइन अप फेज़ खत्म हो चुका था, रियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका था। फेंग युआन सडनली कहता, ओह! वो अटैक करने ही वाला था और अचानक से उसका लुक थोड़ा-सा बदल गया क्योंकि एक नए स्पॉट पे कुछ नया हो गया था। पता चलता है कि जो नया स्पॉट था ये भी एक साइन अप स्पॉट ही था, लेकिन यहाँ पे साइन अप कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पे फेंग युआन जाने वाला था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदे ने बोला, "कहाँ जा रहे हो फेंग युआन? कहाँ जा रहे हो?" ये एक रैंक 8 गो इमॉर्टल था और बंदे ने बोला, "मर जा।" टाई। एक सेंट्रल कंटेंट का रैंक 8 गो इमॉर्टल फेंग युआन पे जंप करता है। फेंग युआन फाइट नहीं करता, किलर मूव से एस्केप किया। फेंग युआन अपने माइंड में कहता है, "सेंट्रल कंटेंट के गो इमॉर्टल अब ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। क्या मैंने फिक्सिबल ट्रैवल ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसलिए डिड्यूस हो गया है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ?" पर ये लोग एग्ज़ैक्ट जगह कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं? टाइम पाथ इन्वेस्टिगेशन कोई मेथड यूज़ हो रहा है क्या? नेक्स्ट मोमेंट लोकेशन चेंज हो गई और लाखों ली दूर था, लेकिन डेंजर। फेंग युआन फ़ील करता है कि 3 रैंक 8 गो इमॉर्टल 3 डायरेक्शन से उसकी तरफ ही आ रहे थे। यहाँ पे रैंक 8 वाले बंदे जो तीनों थे कहते हैं, "फेंग युआन भाग कहाँ रहा है तू?" दूसरा कहता है, "हेविली कोर्ट ने तेरे लिए 10 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किलर मूव प्रिपेयर किए हैं। एक मूव तो प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल का है, पीपल एग्ज़ीक्यूशन।" एग्ज़ीक्यूशंस हाँ, यही नाम था इसका। तीसरा बंदा कहता है, "जितना ज़्यादा तू मॉर्टर्स को मारेगा ना, उतना ही हेटेड तुझे ट्रैक करेगी। हा, 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 हा।" 3 रैंक 8 पहुँच जाते हैं उसके पास। इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव, र्यूमर केज। ऊपर से 4th रैंक 8 अपीयर होता है और फेंग युआन को बैटलफील्ड में ट्रैप कर देता है। अब यहाँ पे चारों रैंक 8 एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं, "फेंग युआन पकड़ा गया, फेंग युआन पकड़ा गया।" यहाँ पे ज़ुओ शिंगिन, र्यूमर केज फास्टेस्ट कल्टीवेशन था। एक तरीके से फास्टेस्ट कल्टीवेशन में एक्टिवेशन था इसका, मतलब एक तरीके से बहुत फास्ट एक्टिवेट होता था और फेंग युआन भी इस पे रिएक्ट नहीं कर पाया था और फँस गया था। हेविली कोर्ट में फेरीज़ी भी एक्साइटेड हो गई, कहते हैं, ड्यूक लॉन्ग, हमने फेंग युआन को ट्रैप कर लिया।" और ड्यूक लॉन्ग कहता है, "हुँ, फेरीज़ी भी कहती है, "चांस रेयर है, प्लीज़ आप पर्सनली एक्शन लो, फेंग युआन को एलिमिनेट करो।" ड्यूक लॉन्ग कहता है, "फेंग युआन सिर्फ एक ट्रबल मेकर है, अभी फेट को रिपेयर करना ही प्रायोरिटी है, मेरा एक्ट करना अभी ज़रूरी नहीं।" फेरीज़ी भी बोलने ही वाली थी, लेकिन सडनली शॉक हो गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कई एरियाज़ रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन लोकेशन पर गो इमॉर्टल लेवल के अटैक हुए, फेमस रिसोर्स पॉइंट लूट लिए गए। फेरीज़ी भी एकदम खराब फेस के साथ कहती है, "इनफिलेबल ब्लेस्ड लैंड पर भी अटैक हो रहा है, इतने सारे गो इमॉर्टल एक साथ हमारे अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं?" सिचुएशन अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। यानी पहले ये लोग फेंग युआन के अगेंस्ट जा रहे थे, आम लोग भी फेंग युआन के अगेंस्ट जा रहे थे, हेविली कोर्ट तो फेंग युआन के अगेंस्ट था ही और आम लोग भी जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब जो नॉर्मल लोग थे, पता नहीं कहाँ से दूसरे इमॉर्टल थे, वो सारे अब इन लोगों के अगेंस्ट चले गए, अपोज़िट ही हो गया था। और हाँ, एक चीज़ और, फेंग युआन को ये ट्रैक इसलिए कर पाए थे ना, क्योंकि जितने भी लोग फेंग युआन से हेट्रेड रखेंगे, यानी नफ़रत करेंगे कि फेंग युआन बुरा है, फेंग युआन घटिया है, फेंग युआन नीच है, जितने भी लोग ये सोच रखेंगे, उतना ही ज़्यादा फेंग युआन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। और ये इसलिए आसान होगा क्योंकि भाई ये था फर्स्ट वल्नरेबल, प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल, उसने ये मेथड बनाया था। पीपल एग्ज़ीक्यूशन पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम था। इस मेथड की वज़ह से ऐसा पॉसिबल था। अब आगे देखते हैं। फेंग युआन हवा में ही फ्लोट कर रहा था, बिल्कुल मोशनलेस। ब्लिज़र्ड जैसी स्नो उसकी बॉडी पर जमने लगती हैं। दूर से लगता है जैसे फॉक्स स्किन कोट पहना हो। ये था टाइम बाद का किलर मूव, विंटर कोट, मॉडिफाइड वर्ज़न। रिवर्स फ्लो, रिवर ड्राई हो चुकी थी, इसलिए रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील अब यूज़ नहीं हो सकती थी। बाकी डिफेंसेस का एक शॉर्ट स्टेटस ये था कि जो हेयर आर्मर था, लॉयन फर आर्मर में बदल चुका था। मॉर्टल मूव लॉन्ग टाइम पहले यूज़लेस हो चुका था। एक तरीके से मॉर्टल मूव था और लॉन्ग टाइम पहले यूज़लेस हो गया था। उसके पास जो दूसरा मूव था, पर्पल थॉट्स लाइट शील्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग था और कोर इमॉर्टल को यहाँ पे मिसिंग था, तो ये भी अब ज़्यादा एक तरीके से काम का नहीं था, इसलिए इसको भी यूज़ नहीं करा। तीसरा उसके पास मूव था ब्लड स्टेन्ड कॉन्करर रोब, जो कि रैंक 7 था, रैंक 8 फाइट में यूज़लेस था। और एक और मूव था, उसका नाम था डिविनेशन टॉर्टॉइस, एशियन बीस्ट वाला था, रैंक 8 में काम का नहीं था। घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट, विज़डम पार्ट डिफेंस में काम करता था। एम्परर यारमा ऑफेंस डिफेंस दोनों में स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब क्या बोलें, काम का इतना नहीं था क्योंकि उसने एम्परर यामा को बढ़ाकर विंटर कोट एम्परर यामा मिक्स कर दिया था और प्योर डिफेंस में कन्वर्ट कर दिया था। शियाचा का प्राइमेसी अब्सॉर्ब करने के बाद फेंग युआन का टाइम पास दाओमाक्स मैक्स हो चुका था और विंटर कोट और भी ज़्यादा ओवरपावर्ड हो गया था, इसलिए अब ये यूज़ हो रहा था। अब तभी यहाँ पे क्या होता है, बैम बैम आवाज़ आई। 3 सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रैंक 8 फुल पावर से अटैक करते हैं। फेंग युआन डॉज नहीं करता, विंटर कोट सब कुछ ब्लॉक कर देता है। रैंक 8 शॉक में कहता है, "ये कौन-सा किलर मूव है?" दूसरा कहता है, "सियाचा का विंटर कोट लग रहा है।" तीसरा कहता है, "इम्पॉसिबल, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये वाला तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।"
अब सबका फोकस ज़ो शोंगशिन पर जाता है। यहाँ पे इमॉर्टल बैटलफील्ड र्यूमर केज ऑलरेडी एक्टिव था। इस बैटलफील्ड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाथ बफ होता है, बाकी सब पास एकदम सप्रेस हो जाते हैं। विंटर कोर्ट यहाँ पे सप्रेस फील कर रहा था, लेकिन रैंक 8 के अटैक भी यहाँ पे सप्रेस हो गए थे, इसलिए दोनों के बीच में एकदम 50-50 हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से एडवांटेज में था, वो यहाँ पे चौथा इमॉर्टल वाला बंदा था, रैंक 8 वाला, जिसका नाम था ज़ाओ श्योंगसिन ये, और ये बंदा एकदम एडवांटेज में था। ये देखते हैं क्या करेगा। फेंगयॉन बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करता है। सिल्वर वर्ड्स और लेटर्स मिलकर जायंट केज बना रहे थे। कंप्लीटली शील्ड नहीं था, पर एस्केप भी पॉसिबल नहीं था। सविनरी मोटर प्राइमेसी के अंदर टाइम पाथ का क्लोन विजडम पाथ की लाइट में डिड्यूस कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि इन्फॉर्मेशन पाथ में फेंगयॉन बहुत वीक था, इसलिए टाइम लगेगा। हेवेली कोड का स्मार्ट मूव ये था कि फर्स्ट टाइम फेंगयॉन को ज़ो शोंगशिन को देख रहा है, तो कोई काउंटर रेडी नहीं होगा, तो इस बंदे को भेज दो और फेंगयॉन फंस जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स फंस भी चुका था। यहाँ पे ज़ो शोंगशिन व्हाइट रूम में था, स्क्वायर फेस था, राइट सो रहा था। र्यूमर केज उसका फास्टेस्ट इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव था, जो कि एक्टिवेशन में बहुत फास्ट था। यहाँ पे ज़ो शोंगशिन राइट टोन में कहता है, फेंगयुआन अब जिंदा नहीं बचेगा तू, हजारों बेगुनाहों को तूने मार दिया, अब अपना कर्मा फेस कर। इमॉर्टल किलर मूव मलेशियस र्यूमर्स, इमॉर्टल किलर मूव र्यूमर्स बिकम टाइगर्स। सिल्वर केज एकदम से चमक उठा और लाइट एकदम से बहने लग गई। उसमें से सिल्वर टाइगर्स निकल के आते हैं। फेंगयॉन लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ता है। स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड यूज करता है, एक ही मोमेंट में ब्रेक हो जाता है। फेंगयॉन अलर्ट हो जाता है, कहता है बैटल स्ट्रेंथ काफी हाई है। इमॉर्टल किलर मूव स्प्रिंग सीजर, ग्रीन जेड सीजर्स एकदम से फ्लैश होकर निकलती हैं। टाइगर्स के जितने भी हेड तक कट कर देती हैं, बॉडीज एकदम हाफ स्प्लिट कर देती हैं, काट देती हैं भाई, एकदम चाकू की तरह चीर डालती हैं इनकी बॉडीज को, जो टाइगर्स की थी। और सब सिल्वर लाइट में वापस से डिसॉल्व हो जाते हैं। और बैटलफील्ड के अंदर बड़ा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गया था। स्पिंक सीजर्स जो थी ना, बहुत अनस्टॉपेबल थी। कोई भी इन्हें रोक नहीं पा रहा था, कोई भी अटैक कुछ भी रोक नहीं पा रहा था, एकदम अनस्टॉपेबल थी ये स्प्रिंग सीजर्स। सिल्वर टाइगर्स एकदम पेपर जैसे कट हो रहे थे। ज़ुओ शोंगशिन अपने माइंड में शॉक होते हुए कहता है, इन्फॉर्मेशन से अलग है। रेड लोटस 2 इनहेरिटेंस के बाद स्प्रिंग सीजर और मॉडिफाई हो चुका है। 100 साल में शियाचा मॉडिफाई नहीं कर पाई, और फेंगयुआन ने इसे इतनी जल्दी कर कैसे लिया? विजडम पाथ या टाइम पाथ का अटेंडमेंट बहुत हाई है। क्या हो सकता है जिसकी वजह से इतना अपग्रेड हो गया इसमें? र्यूमर केज के सप्रेशन के बावजूद स्प्रिंग सीजर सिल्वर टाइगर्स को एकदम मास क्लियर कर रही थी। यहाँ पे ज़ुओ शोंगशिन कॉन्फिडेंट था और कहता है, बैटल तो मेरे ही कंट्रोल में है, धीरे-धीरे मेरी पावर ही बढ़ेगी फेंगयुआन, देखते हैं। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन भी एक अजीब-सा लुक देता है। सिल्वर टाइगर्स एंडलेस आते जा रहे थे और केज का ही हिस्सा लगते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए आ रहे थे, यानी पहले जिनको मारा था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। पहले अनस्टॉपेबल था, पर अब स्प्रिंग सीजर धीरे-धीरे स्लो होता जा रहा था। टाइगर ज़्यादा टफ हो रहे थे, एजाइल हो रहे थे, काफ़ी बार तो सीजर्स को डॉज भी कर दे रहे थे। और अब टाइम पाथ क्लोन ने क्लू यहाँ पे मिलता है, यानी टाइम पाथ का जो क्लोन था उसके अंदर वो क्लू बताता है। क्लू पता चलता है, फेंगयुआन कहता है, समझ गया, इन्फॉर्मेशन पाथ प्लस ह्यूमन पाथ का फ्यूजन है। सेंट्रल कंटेंट के मॉडल्स की कलेक्टिव ग्रज यूज कर रहे हो। बिल्कुल पीपल एग्जीक्यूशन जैसा, यानी ये वही मेथड का यूज कर रहे थे कि जितने लोग भी फेंगयुआन से हेट करेंगे ना, उतना ही इनको पावर मिलेगी। उस पावर का यूज करके, इन्फॉर्मेशन पाथ का यूज करके इस बैटलफील्ड को और पावरफुल बनाया गया था। और इसी की वजह से फेंगयुआन को लोकेट भी किया जा रहा था। जितने लोग फेंगयुआन से नफरत करेंगे, उसकी वजह से फेंगयुआन की लोकेशन रिड्यूस होती जाएगी। अब देखते हैं आगे। अब तुम सोचोगे कि यार फेंगयुआन को एक तरीके से पहले रिड्यूस नहीं किया गया क्या? पहले भी तो ये सब कर सकते थे और पहले भी उसको पता लगा सकते थे फेंगयुआन कहाँ है। लेकिन भाई ये तो तभी कर पाओगे जब इमोशन रियल होंगे। फेंगयुआन ने इतने सारे लोगों को मार दिया, 10, 15, 20 पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को मार दिया, और हर कोई किसी न किसी फैमिली से रिलेटेड था। मारा 10,000 लोगों को, लेकिन इफेक्ट करीबन लाखों लोगों पे पड़ा है। तो वो सारे लाखों के लाखों लोग फेंगयुआन से हेट करते हैं। उसी हेट की वजह से फेंगयुआन यहाँ पे फँस चुका है और उसके ऊपर इतनी दिक्कत भी आ रही है। यहाँ पे ज़ुओ शोंगशिन एक्सेप्ट करते हुए कहता है, हाँ, ये मूव प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल का है। एक मॉर्टल वीक होता है, पर काउंटलेस मॉर्टल्स का विल वो बहुत खतरनाक होता है फेंगयुआन। ये तेरा कर्मा है, इसे तू हरा नहीं सकता, तूने मारा था उन लोगों को। फेंगयुआन चुप हो जाता है। वो र्यूमर केज पर अटैक ट्राई करता है, पर बिना एक तरीके से मास्टरी समझे लुओपोसील यूज़ करना, रैंक 8 एसेंस वेस्ट करना था, इसलिए यहाँ पे लुओपोसील यूज़ नहीं करता, बस ऑब्जर्व कर रहा था कि जो केज है, र्यूमर केज किस तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई होल है या कोई लूप होल है जिससे हम कुछ कर पाएँ। आगे देखते हैं। एक अलग जगह पे, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की अलग जगह पे, शैंग कोंग ज़ेंग कहता है, फेंगयुआन ट्रैप लगता है, सेंसिंग वीक हो रही है। यहाँ पे सोंग क्यूआई युआन कहता है, ब्रदर सेन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन स्कैरी है। मैं भी कभी एक तरीके से इसमें फँस चुका था। सैंग कोंग शैंग कहता है हँसते हुए, पुराने दिन, तुम इनहेरिटेंस चुरा गए, हम हाथ एक तरीके से मलते रह गए। अच्छा, ये लाइन बोली है क्या इसने कि तुम इनहेरिटेंस लेके चले गए और हम हाथ मलते रह गए? क्या मल रहे थे हाथ में? छोड़ो। इमॉर्टल जो थे यहाँ पे डिस्कशन करने लग गए। एक बंदा कहता है फेंगयुआन कन्वर्शन ब्लॉक करना एक्सपेक्टेड था। हेवेली कोड फेट रिपेयर करे, वो कभी अलाउ ही नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ रैंक 8 गो इमॉर्टल जमा है, जैसे सोंग क्यूआई-युआन, क्विंग ये अन, शेंग कोंग सेंग, ज़ैंग यिन, ग्रैनी रोंग और शिया मियाओ शी मियाओ। शेंग
कॉन्ग जेंग, सेंग कॉन्ग शेंग, यहाँ इसका नाम था। ये बंदा कहता है सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है, फेंग युन हेवेली कोर्ट से लड़ रहा है, ड्रैगन पैलेस नियर बाय है, चलो वो लेते हैं चल के। अरे ड्रैगन पैलेस तो वो ले गया ना ड्यूक लॉन्ग, ये क्या कर रहे हैं लोग, आगे देखते हैं। अब प्लान यहाँ पे रिबिल्ड होता है। ईस्टर्न सी रैंक 8 ने ड्रैगन पैलेस वापस लेने के लिए सीक्रेटली गैदर किया था और अपनी लॉस्ट रेपुटेशन रिकवर करने के लिए आए थे। अच्छा हाँ, ड्रैगन पैलेस तो देखो वो लेके चले गए हैं, अपना ड्यूक लॉन्ग लेके चला गया था ड्रैगन पैलेस को। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इन लोगों ने अपना मतलब एक बना लिया है ग्रुप, और ये ग्रुप आ चुका है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर ड्रैगन पैलेस को वापस लेने के लिए, क्योंकि हेवेली कोर्ट फैंगयुआन के अंदर बिजी है, तो ये लोग जाके ड्रैगन पैलेस ले लेंगे। हल्के में ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेवेली कोर्ट को, इनको ये नहीं पता कि 10 ग्रेट एशियन सेक्ट भी यहीं पर है। क्या कटेगा भाई इनका, पता चलेगा आगे, देखते हैं आगे। सीन यहीं पे खत्म होता है, इसी के साथ खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।